जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? सब ठीक-ठाक है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए साहब भी खैरियत से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सबके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई साथ हमारे अटैच होता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं जी। ठीक।
ओके जी, आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। जो फिर नहीं अवेलेबल होगा वो फिर रिकॉर्डिंग जो है वो ले लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आप बताइए कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है कि हम प्रोडक्ट हंट किस तरह कर सकते हैं, और सोर्सिंग का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर उस हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, और आप मुझे ये भी बता दें कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देन ही आपको जो आगे हम चीज़ें करेंगे या फिर कुछ चीज़ें प्रोसीड कर रहे हैं वो आपको तभी समझ आएगी। तो आप कोई डिस्कशन हो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से या फिर कोई सोर्सिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप काइंडली पूछ लें। नहीं, ऐसा सच अभी इस वक्त तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग अभी उस तरह प्रैक्टिस भी नहीं की। ये कि मैं साथ साथ जो कंपनी फॉर्मेशन वगैरह उसके ऊपर काम कर रहा था, कंपनी फॉर्म हो गई है। अभी ऐसे ऐसे इंशाल्लाह बाकी चीज़ों के ऊपर भी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो जो चीज़ें होंगी फिर इंशाल्लाह पूछ लेंगे। इस वक्त तो अभी क्वेश्चन नहीं, हम बाकी में कोई है तो पूछते हैं, वरना फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है जी। क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग के जो हमारे स्टेप्स थे, बेसिकली जो हमने मेथड से डिस्कस किए थे कि हम किस किस मेथड से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने सारे डिस्कस कर लिए थे। तो वो साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाए। अगर उन मेथड्स में कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हंटिंग में और सोर्सिंग में टाइम लगता है इसमें, तो स्टार्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको एक ही चीज़ बार बार मिल रही होगी या आप कुछ फिल्टर्स चेंज करेंगे, तो देन आपको जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट टाइप्स के शो होंगे। तो वो प्रैक्टिस पे आपको डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उस चीज़ की, तो आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगी आपको। और देन फिर आप प्रोडक्ट जब फाइनलाइज कर लेते हैं तो उस टाइम उसके बाद फिर जो आप है वो सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मुझे बताइएगा जब आपके साथ स्क्रीन शेयर हो तो। स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपके साथ? ओके जी, आज हम जो स्टार्ट करते हैं जी, हमारा जो कुछ डिस्कशन रहती थी अभी हमारी रहती थी कि हम जब अमेज़ोन पे वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ टाइप्स के लेबल्स जनरेट होते हैं। तो बेसिकली जब सेलर सेंटर की तरफ हम मूव करते हैं तो उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि हम जो है वो जो लेबल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा कि सेलर सेंटर में हम किस तरह से वो लेबल्स चेक करते हैं या किस तरह से वो जनरेट करते हैं। तो आज का ये लेक्चर था कि आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं लेबल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती है। तो इनका हमें पता होना चाहिए ताकि जब हम सेलर सेंटर पर वर्क करते हैं तो हमें साथ साथ हर लेवल का पता हो। तो जब अमेज़न पे हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो वो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे लेबल्स की आती है। वो बेसिकली एक होता है मैन्युफैक्चरर बारकोड, एक होता है जी FNSKU लेबल, या फिर इसे अमेज़न बारकोड भी हम कहते हैं। और उसके बाद आता है शिपिंग लेबल, और फिर आता है जी बॉक्स लेबल्स। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं जी अपने के जो मैन्युफैक्चरर बारकोड क्या होता है जी। वो इसमें मैन्युफैक्चर बारकोड होता है, वो बता रहा है कि जो एवरी आइटम जो आप परचेज करते हैं किसी भी सप्लायर से या फिर किसी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से, तो कोई भी जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपना बारकोड असाइन करता है हर प्रोडक्ट को। तो वो प्रोडक्ट के किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है। मोस्टली जब भी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के या टॉप पे या बॉटम पे या उसकी बैक साइड पे उस मैन्युफैक्चरर का बारकोड लगा हुआ होता है, तो उसे हम बेसिकली यूपीसी कहते हैं। यूपीसी मैंने आपको बताया होगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है जो कि हर प्रोडक्ट को असाइन किया जाता है। तो इसको डिस्कस करने का हमारा मकसद यहाँ पे है कि हम मैन्युफैक्चर बारकोड को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जो प्रोडक्ट को बनाने वाला या मैन्युफैक्चर करने वाला तो वो लगाता है। तो हमें इससे क्या काम है कि हम क्यों मैन्युफैक्चर बारकोड को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली जब हम अमेज़ोन पे सेलेक्ट सेंटर में जाते हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट को जब हमने लिस्ट करना होता है अपने सेलेक्ट सेंटर में, तो हम उसके साथ मेटू करते हैं। मेटू का मैं आपको बताऊंगा कि आप मेटू किस तरह से करते हैं। जब हम सेलेक्ट सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो मैं आपको सामने कोई भी डमी प्रोडक्ट है वो उसको मेटू करके दिखा दूंगा, आपको उसकी शिपमेंट्स क्रिएट करके दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा कि FNSQs हम कैसे बनाते हैं या बुक्स लेबल्स या शिपिंग लेबल्स हम कहाँ कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे कैसे हम इनको क्रिएट करते हैं। तो मैन्युफैक्चर बारकोड को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करें,
वो कहता है जब while creating shipment you will be asked if you want to use the manufacturer barcode or Amazon barcode. If you choose manufacturer barcode, then FNSQs label are not needed. वो आपको बता रहा है कि जब आप शिपमेंट करते हैं या जब आप करते हैं यूज करना है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं इफ नेडेड। तो इस तरह क्या होता है कि अगर आपको वो अलाउ करता है कि ठीक है जी आप एक्चुअल बारकोड यूज करते हुए आप प्रोडक्ट को हमारे साथ भिजवा सकते हैं, तो फिर आपको FNSQs लेबल अराउंड 0.30 सेंट्स पर यूनिट। बेसिकली अगर आप मैंने आपको बताया होगा कि FNSQs भी लगते हैं और मैन्युफैक्चर बार सम प्रोडक्ट्स आर ओनली एक्सेप्टेड विद द Amazon barcode and you have no choice but to paste the FNSQs label on them. मेरा ख्याल है एहसान भाई के उधर कुछ मसला है नेट पे, वो डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जी एहसान भाई अब आ रही है। वो मेरा कोई इंटरनेट इशू था तो वो स्क्रीन मेरी ऑफ हो गई थी। ठीक 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 ठीक। मैं मुझे होस्ट बना दिया गया, दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरर बारकोड को, इसको हम क्यों यूज करते हैं।
वो आपको मैंने बताया कि Amazon जो है वो दो तरह के बारकोड्स एक्सेप्ट करता है, एक होता है जी मैन्युफैक्चर बारकोड और एक होता है जी हमारा FNSQ। तो अगर Amazon एक्सेप्ट कर लेता है मैन्युफैक्चर बारकोड को तो फिर हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर FNSQs लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम FNSQs लगवाते हैं तो अगर हम वो 3PL वाले से लगवाते हैं, 3PL की सर्विसेज को हम यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट पे FNSQs लगवाते हैं तो वो हमारे ऑलमोस्ट जो है वो 0.30 सेंट्स जो है वो हमें पे करने पड़ते हैं, डॉलर में बात कर रहा हूँ मैं। और अगर वो Amazon से लगवाए तो फिर भी हमें ऑलमोस्ट इतने ही पे करने पड़ते हैं। तो अगर तो Amazon जो है वो मैन्युफैक्चर बारकोड को एक्सेप्ट कर लेता है तो देन जो हमें ये पॉइंट जो 30 सेंट्स है वो हमारे बच जाते हैं। लेकिन अगर Amazon कहता है कि नहीं जी आप जो है जी FNSQ उसको ही यूज करेंगे तो देन हमें वो 30 सेंट जो है वो पे करने पड़ते हैं, हमें हर अपने सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड्स लगवाने पड़ते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिन पे वो मैन्युफैक्चर बारकोड को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिन पे वो मैन्युफैक्चर बारकोड को एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमें फिर मैन्युफैक्चर बारकोड जो है वो लगवाने ही पड़ते हैं हर एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। देन हम डिस्कस कर लेते हैं FNSQs क्या होते हैं जी। FNSQs का मतलब होता है जी फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। SKUs का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट और FN का मतलब होता है जी फुलफिलमेंट नेटवर्क। जो फुलफिलमेंट नेटवर्क है Amazon का वो उसको अपने स्टॉक को जो कीप करता है, आपके स्टॉक को वो कीप करता है, उसके लिए उसने एक जो है वो FNSQs लेबल्स रखे होते हैं जो कि वो हर प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करने पड़ते हैं हमें। अगर Amazon हमसे कहता है कि आप किसी प्रोडक्ट मेरे पास भेजेंगे, अगर वो मैन्युफैक्चर बारकोड को एक्सेप्ट नहीं करता तो देन हमें FNSQs लेबल जो है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाने पड़ते हैं। FNSQs labels are a unique label which are pasted on each and every unit of inventory if manufacturer barcodes are not accepted. Amazon usually provides these services and can paste them on your behalf on the product, but it charges 30 cents for each FNSQs label pasted. तो Amazon जो है वो बेसिकली वो भी आपके लिए आपके बिहाफ पे FNSQs लेबल्स जो होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट पे पेस्ट कर देता है, वो आपसे 30 सेंट्स चार्ज करता है प्रोडक्ट के। अगर आप Amazon से FNSQs नहीं लगवाना चाहते, मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि FNSQs लेबल जो होते हैं वो आप खुद भी लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप जो है वो 3PL की सर्विसेज को यूज नहीं करते, आप Amazon को यूज नहीं करते, फिर आपके जो 30 सेंट्स है वो आपके प्रॉफिट में ज्यादा ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप 3PL की सर्विसेज यूज करेंगे वो भी ऑलमोस्ट 30 सेंट्स चार्ज करते हैं और Amazon जो है वो भी 30 सेंट्स चार्ज करता है। You can also confirm with the supplier if they do it for you on a lesser charges और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप किसी सप्लायर से प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं या आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे होते हैं तो आप अपने सप्लायर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारी प्रोडक्ट पे Amazon जो है वो मैन्युफैक्चर बारकोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो काइंडली अगर आप हमारे FNSQs लेबल्स जो है वो हमारे प्रोडक्ट पे पेस्ट कर दे, हमसे कुछ चार्ज कर ले, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को तो आप उनसे FNSQs लेबल लगवा सकते हैं, या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोई सप्लायर ऐसा होता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड जो है वो लगा देता है, जिसको हम FNSQs कहते हैं। तो बेसिकली FNSQs मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरह के होते हैं। ये बेसिकली बारकोड टाइप ही होता है, जिस तरह से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा होता है इसी तरह के FNSQs लेबल्स भी होते हैं जो कि Amazon हमें प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सेलर सेंटर। बेसिकली ये हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होता है। जब Amazon के पास आपकी प्रोडक्ट जाती है जिसपे आपके FNSQs लगे हुए होते हैं तो देन वो आपकी उस प्रोडक्ट को स्कैन कर लेता है और फिर उसको पता चल जाता है जी कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस सेलर की मेरे पास अभी आ रही है। तो इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो मिक्सअप नहीं होते दूसरे सेलर्स के साथ। तो इसलिए आपको रिकमेंड होता है, Amazon कहता है जी कि आप FNSQs लगा ले। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है मैन्युफैक्चर बारकोड्स तो आपके FNSQs के जो चार्जेस है वो बच जाते हैं, आपके वो प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं जी शिपिंग लेबल्स। शिपिंग लेबल्स क्या होती है जी? व्हेन यू यूज Amazon शिपिंग सर्विसेज टू शिप आवर आइटम फ्रॉम सप्लायर टू Amazon FC का मतलब फुलफिलमेंट सेंटर, कि जब हम शिपिंग सर्विसेज यूज करते हैं कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सप्लायर से Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजना होता है तो वो जनरेट दीज लेबल्स फ्रॉम Amazon। हम जो है वो सेलर सेंटर से शिपिंग लेबल्स को जो है वो जनरेट करते हैं। If your supplier is providing you free shipping, you can avail that shipping services as well.
अगर आपका जो सप्लायर है वो कहता है कि आप मेरे से अगर 100 पीसेज ले रहे हो तो मैं आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर दूंगा, तो देन आपका ये फायदा हो जाता है कि आपके जो शिपिंग चार्जेस है वो आपके बच जाते हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने सप्लायर से बात करेंगे, ठीक है जी मैं आपसे 100 पीसेज परचेज करता हूँ प्रोडक्ट के, और आप जो है मेरे शिपिंग लेबल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप सेलर सेंटर से जनरेट करेंगे, और देन आप जो वो शिपिंग लेबल्स प्रोवाइड कर देंगे अपने सप्लायर को, और फिर वो उन शिपिंग लेबल्स को आपके बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देता है। इस तरह से शिपिंग लेबल्स आप जनरेट करते हैं फ्रॉम द सेलर सेंट्रल, जो कि आप अपने सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं। अगर वो कहता है कि जी मैं आपको फ्री शिपिंग देता हूँ, तो फिर आपके जो शिपिंग चार्जेस है वो बच जाते हैं। अगर आपका सप्लायर फ्री शिपिंग नहीं देगा तो फिर आपको शिपिंग चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे, और वो बेसिकली सेलर सेंट्रल से आपके डिडक्ट होते हैं, क्योंकि अमेजोन जो यूज करता है शिपिंग के लिए, वो यूपीएस एक कोरियर कंपनी है जिसको वो यूज करता है अपने प्रोडक्ट को वन प्लेस टू एंड अदर प्लेस शिप करवाने के लिए। तो बेसिकली अमेजोन क्या करता है, जब आप अमेजोन से कहते हैं कि आप ही हमारी प्रोडक्ट को शिप भी करवाएंगे, आप ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर से अपने पास मंगवाएंगे, तो अमेजोन आपके सेलर सेंटर से ही चार्जेस को डिडक्ट कर लेता है, और वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूपीएस के थ्रू अपने वेयर हाउस में मंगवा लेता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप सप्लायर से बात करते हैं, वो आपको कहता है ठीक है जी मैं आपको शिपिंग लेबल्स जो है वो लगा भी दूंगा, और मैं आपको फ्री सर्विसेज देता हूँ शिपिंग की, मैं कोई आपसे शिपिंग चार्जेस नहीं लूंगा, तो देन आप उसकी ऑफर को अवेल कर सकते हैं, और अपना जो कॉस्ट है, शिपिंग की कॉस्ट है, वो आप बचा सकते हैं। मोस्टली सप्लायर जो होते हैं वो आपको शिपिंग फ्री कर देते हैं, लेकिन उनका कुछ एमओक्यू होता है, एमओक्यू मैंने डिस्कस किया था, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को हम कहते हैं। तो एमओक्यू अगर आप उसका कंप्लीट करते हैं तो वो आपको जो है वो फ्री शिपिंग जो है वो अलाउ कर देता है। और अगर बात रही कि आपने अपनी प्रोडक्ट जो है बेसिकली, अगर आप सप्लायर कहता है जी मैं आपकी प्रोडक्ट डायरेक्टली अमेजोन को शिप नहीं कर सकता, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, अगर तो आप वो खुद अपने घर मंगवा सकते हैं तो आप अपने पास मंगवा लेते हैं, नहीं तो आप जो है उस प्रोडक्ट को 3PL वाले के पास भिजवाते हैं, वहां पे फिर प्रोडक्ट आपकी जाती है, फिर वहां से देन अगर आप वहां से उससे शिपिंग लेबल्स लगवाना चाहते हैं, आप वहां से शिपिंग लेबल्स लगवा सॉरी FNSQs लगवाना चाहते हैं, तो आप वहां से FNSQs लगवा लेते हैं, और देन फिर आप जो शिपिंग लेबल्स प्रोवाइड करते हैं अपने 3PL वाले को, और वो आपकी जो इन्वेंट्री है वो फिर अमेजोन को शिप करवा देता है। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है जी आप पे कि आपने सप्लायर से किस तरह से डील किया हुआ है। और देन आते हैं जी हमारे बॉक्स लेबल्स। बेसिकली बॉक्स लेबल्स क्या होता है, इनको हम आइडेंटिफिकेशन लेबल्स भी कहते हैं। दीज लेबल आर मस्ट। आपके जो बॉक्स लेबल है वो आपकी जो बॉक्स के ऊपर है वो लगने ही लगने हैं। आपकी किसी भी तरह की कोई भी इन्वेंट्री है जो अमेजोन के पास जा रही है, तो आपने उस पर बॉक्स लेबल लगाने ही लगाने हैं। बॉक्स लेबल बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी प्रोडक्ट की। नो मैटर what shipping you use, if you use Amazon shipping services, these label are included with your shipping labels। अगर आप Amazon के शिपिंग को यूज करते हैं तो आपको जो है वो बॉक्स लेबल्स भी जनरेट करके देता है। Amazon सेलर सेंटर से हम वो जनरेट कर लेते हैं, तो हम जो है वो बॉक्स लेबल्स जो है अपने जो प्रोडक्ट के बॉक्सेस होते हैं, जो बेसिकली अगर लेट्स सपोज के हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें 5 बॉक्सेस अवेलेबल है, तो हम वो हर बॉक्स के ऊपर हमारे जो है बॉक्स लेबल लगता है, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर अमेजोन आइडेंटिफाई करता है कि बेसिकली ये जो बॉक्सेस है ये किस सेलर के है, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्योंकि उस बॉक्स लेबल के ऊपर एक तो हमारी कंपनी का नेम लिखा होगा, हमारा एड्रेस लिखा होगा, और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि हमारी जो है इस बॉक्स में कौन सी प्रोडक्ट है और उसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो इस तरह से बॉक्स लेबल्स जो होते हैं वो आपको लगाने ही पड़ते हैं, उसके अलावा उसके बगैर जो आप वो इन्वेंट्री शिप नहीं कर सकते अमेजोन को। क्योंकि यूपीएस जो है वो कोरियर सर्विसेज है, तो वो बेसिकली उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, या फिर जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जानी होती है अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली वो उन बॉक्स लेबल्स को पढ़ते हुए ही आपकी जो इन्वेंट्री है वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे डिलीवर कर देते हैं। तो बॉक्स लेबल्स बहुत जरूरी है, वो आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको किसी तरह की भी प्रोडक्ट हो, वो आपको लगाने ही पड़ेगी अपने इन्वेंट्री के ऊपर। तो बेसिकली हमने 4 तरह के बारकोड्स डिस्कस किए हैं, लेबल्स डिस्कस किए हैं। एक होता है मैन्युफैक्चर बारकोड, FNSQs लेबल होता है, एक होता है शिपिंग लेबल्स, और उसके अलावा बॉक्स लेबल्स। इन चारों लेबल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें किसी में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें मुझसे कि 4 लेबल हमने डिस्कस किए, इनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ है ये।
अस्सलामुअलैकुम। अच्छा एहसान ना आवाज़ थोड़ी खराब रही है शुरू में, तो आप क्विकली अगर बता दें जस्ट ब्रीफली दोबारा इन सब का। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चर बारकोड होता है जी कि आप किसी भी प्रोडक्ट जो आप किसी मैन्युफैक्चर से उससे सोर्स कर रहे होते हैं, बेसिकली आपकी आपके लिए रियल टाइम एग्जांपल भी हो सकती है कि आप किसी भी स्टोर में जाते हैं तो प्रोडक्ट आप पिक करते हैं, तो उस प्रोडक्ट पे जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपना बारकोड असाइन करता है हर प्रोडक्ट को। वो आप देखते हैं, वो मोस्टली जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के बैक साइड पे बारकोड लगा हुआ होता है, या फिर टॉप पे या फिर बॉटम पे बारकोड लगा हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चर बारकोड। जब हम रेटू कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ, जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं, जो हमने प्रोडक्ट हंट की है उसको हमने सोर्स कर लिया है, तो बेसिकली Amazon जो है वो दो टाइप्स के हमें बारकोड्स असाइन अलाउ करता है हमें भेजना। एक होता है मैन्युफैक्चर बारकोड, एक होता है जी हमारे FNSQs लेबल्स। तो अगर तो Amazon हमें अलाउ करता है कि ठीक है जी आप मैन्युफैक्चर बारकोड को यूज करते हुए मेरे पास इन्वेंट्री भेज सकते हैं, मैं आपके इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई कर लूंगा, तो देन जो है जी हम मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ ही हम Amazon को इन्वेंट्री को शिप करवा देते हैं। बेसिकली फिर हमें FNSQs लेबल लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने प्रोडक्ट पे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है Amazon कहता है नहीं जी आपने FNSQs लेबल्स लगाने ही लगाने हैं उस पे, तो फिर आपको मैंने बताया कि वो 30 सेंट्स आपसे Amazon चार्ज करता है। अगर आप Amazon से लगवाते हैं तो Amazon 30 सेंट्स चार्ज करता है आपसे, और अगर आप किसी 3PL वाले से लगवाते हैं तो वो भी आपसे ऑलमोस्ट इतनी ही कॉस्ट चार्ज करता है। लेकिन ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप खुद मैन्युफैक्चर बारकोड लगा सकते हैं, अगर आप खुद अपने पास मंगवा लेते हैं प्रोडक्ट को, आप वहीं उसी कंट्री में आप रह रहे हैं, आप खुद भी FNSQs लगा सकते हैं, तो इस तरह आप अपनी ये जो 30 सेंट्स वाली जो कॉस्ट है वो आप बचा सकते हैं खुद काम करके। अगर आप नहीं वहाँ पे, तो फिर डेफिनेटली आपको 3PL की सर्विस यूज करनी पड़ेगी, या फिर आपको Amazon को कहना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट पे आप जो है वो FNSQs लेबल पेस्ट कर देना। और उसके बाद आता है जी FNSQ। FNSQ बेसिकली एक यूनिक लेबल होता है जो कि हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट है उसके लिए भी एक FNSQ जनरेट हुआ हो और वो दूसरी प्रोडक्ट के लिए भी हो जाए। FNSQ जो होता है वो यूनिक होता है क्योंकि Amazon ने आपका उस FNSQs को स्कैन करने करके ही आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो FNSQ जो है वो बेसिकली यूनिक लेबल होता है जो कि आपके हर सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट होता है। वो आप कहाँ पे पेस्ट करते हैं ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप वो खुद कर रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो हम कहाँ पे पेस्ट करते हैं। बेसिकली जो मैन्युफैक्चर बारकोड होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, हम उसके ऊपर ही FNSQ लेबल जो है वो पेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग बारकोड होता है ना मैन्युफैक्चर बारकोड, उसको हमने कवर कर देना होता है, वो हमारे FNSQs लेबल्स के साथ उसको हम कवर कर देते हैं, ताकि जब Amazon के पास हमारी प्रोडक्ट जाए तो वहां पे उसको दो लेबल्स या दो बारकोड शो ना हो रहे हो। वो फिर बेसिकली जो भी हमारा जो बारकोड उसको शो हो रहा होगा वो उसको स्कैन करके आइडेंटिफाई कर लेता है ये इन्वेंट्री जो है ये किस सेलर ने मेरे पास भेजी है। और उसके बाद आता है हमारा शिपिंग लेबल। शिपिंग लेबल्स क्या होते हैं, जब भी आप प्रोडक्ट Amazon को भेजते हैं तो बेसिकली सेलर सेंटर से शिपिंग लेबल्स जनरेट होते हैं। शिपिंग लेबल्स जब जनरेट होते हैं वो आप खुद जनरेट करते हैं, वो आपको जो कुछ डिटेल्स पुट करनी पड़ती है सेलर सेंटर में जाके, तो देन वो आपके जो शिपिंग लेबल्स को वो जनरेट कर देता है। तो वो आपको शिपिंग लेबल्स जनरेट करने पड़ते हैं। अगर वो आपका सप्लायर कहता है जी कि मैं आपको जो फ्री शिपिंग अलाउ करता हूँ, आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी मैं शिपिंग कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं करता, तो देन आप जो है वो शिपिंग लेबल्स सेलर सेंटर से जनरेट करके अपने सप्लायर को भेज देते हैं। वो फिर आपकी जो शिपिंग लेबल्स होते हैं उसको लगा देता है आपके बॉक्सेस पे, और फिर वो आपके इन्वेंट्री को शिप कर देता है Amazon के पास। लेकिन अगर आपका सप्लायर जो है वो कहता है जी मैं Amazon को डायरेक्टली शिप नहीं करता, तो फिर आपको अपनी जो इन्वेंट्री है वो बेसिकली 3PL वाले के पास में मंगवानी पड़ती है, और जो 3PL वाला होता है जी वो फिर आपकी इन्वेंट्री को देन Amazon शिप करता है, और फिर आपको उसके शिपिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। और उसके अलावा आता है जी बॉक्स लेबल। बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन लेबल हम इन्हें कहते हैं। आप देखेंगे कि जब भी लेट्स सपोज आप रियल टाइम अगर एग्जांपल लेते हैं, तो आप कोई भी चीज जो है वो ऑर्डर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, आप Amazon से ही ऑर्डर करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका एक लेबल लगा हुआ होता है जिसको हम बॉक्स लेबल भी कहते हैं या आइडेंटिफिकेशन लेबल भी कहते हैं। उस पर आपका एड्रेस लिखा होता है हुआ होता है, यहाँ पे जिसने आपको प्रोडक्ट भेजी होती है उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है, और प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ होता है, और अगर आपने उसको कुछ पे करना हो तो उस पर चार्जेस भी लिखे हुए होते हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, वो आइडेंटिफिकेशन लेबल होता है, तो इसको आइडेंटिफाई करके कोई भी जो कोरियर सर्विसेज है वो उसको देखते हुए आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक कस्टमर के पास उसको डिलीवर कर देती है।
इसी तरह बॉक्स लेबल भी होते हैं, बॉक्स लेबल भी हम अपने बॉक्सेस पे लगा लेते हैं। इसी तरह जो जो हमारी कोरियर सर्विसेज होती है, प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं, जैसे कि मैंने यूपीएस का नेम डिस्कस किया, यूपीएस में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, को बेसिकली अमेजोन जो है वो रिकमेंड करता है कि यूपीएस की सर्विसेज को यूज करता है। वो यूपीएस जो है अमेजोन का कोरियर पार्टनर होता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयरहाउस में शिप करवा देता है। तो जहाँ पे भी आपकी प्रोडक्ट पड़ी होगी, आप सिर्फ जस्ट आप उनकी यूपीएस की वेबसाइट पे जाके वहां से अपनी जो बुक शिपमेंट है वो बुक कर लेते हैं। तो देन वो आपकी जो इन्वेंटरी है वहां से उठा के अमेज़न के वेयरहाउस में शिप कर देगा और आपसे वो चार्जेस ले लेगा। तो बॉक्स लेबल जो है वो आपकी जो इन्वेंटरी के बॉक्सेस पे लगते हैं और इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपकी जो इन्वेंटरी है वो किस जगह पे पहुंचानी है, क्योंकि बेसिकली अमेज़न का एक वेयर हाउस नहीं है, अमेज़न के बहुत से वेयर हाउसेस होते हैं। तो आपकी जो इन्वेंटरी है अमेज़न खुद डिसाइड करता है कि मैंने किस वेयर हाउस में रखवानी है। आप ये कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि मैंने जो इन्वेंटरी है वो बेसिकली किस वेयर हाउस में बेचनी है। अमेज़न खुद डिसाइड करता है। जब शिपिंग लेबल्स आप जनरेट कर रहे होते हैं देन जो है अमेज़न आपको असाइन करता है अपने वेयर हाउस का एड्रेस। तो वो बेसिकली आप खुद नहीं असाइन करवा सकते खुद को, वो अमेज़न की मर्जी होती है कि वो अपने किस वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट को भिजवाना चाहता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है भी हमारे जो लेबल्स हैं। ये 4 टाइप्स के लेबल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के लेबल्स हैं जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम सेलर सेंटर की तरफ मूव करेंगे। मैं आपको बता दूंगा एक बार कि आप किस किस तरह से लेबल्स को जनरेट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद हम आते हैं जो सप्लायर डज नॉट रिस्पॉन्ड। ऐसा पॉसिबल होता है कि सप्लायर हमें रिस्पॉन्ड ना करे, ऐसा पॉसिबल होगा, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होता है कि सप्लायर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि उनको एट अ टाइम बहुत से लोग जो है वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो टाइम ले लेते हैं आपसे रिस्पॉन्ड करने में। आपको हो सकता है वो आपको एक वीक रिस्पॉन्ड ना करे, या हो सकता है वो आपको जो मिनिमम जो है 1 to 2 days तो लग ही जाते हैं सप्लायर का आपको रिस्पॉन्स आने में। लेकिन उसका बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया कि आप जो है किस तरह से जल्दी रिस्पॉन्स ले सकते हैं सप्लायर से। आप कॉल्स करके उनसे रिस्पॉन्स जल्दी ले सकते हैं। अगर आपने ईमेल की है तो बेसिकली वो आपको एक ऑटोमेटिक जनरेटेड ईमेल भी सेंड कर देते हैं कि अभी हम जो है बहुत से हमें एट अ टाइम हम बहुत से इश्यूज को फेस कर रहे हैं, बहुत से सप्लायर या बहुत से लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, तो हम आपका जो है वो रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट कर सकते हैं 1 to 2 days। तो वो आपका रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये होता है सो मैनी कंप्लेंट देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम द सप्लायर। ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स होती है कि सप्लायर रिस्पांस नहीं करते। हमने खुद भी ये चीज़ें फेस की हुई है कि सप्लायर जो है वो रिस्पांस नहीं करते या फिर वो बहुत देर से रिस्पांस करते हैं। इशू क्या हो सकता है? कोविड-19 कैन बी अ रीजन। ये बहुत जब से ये कोविड-19 का इशू हुआ है तो सप्लायर के पास ये एक इशू आ गया कि हम कोविड-19 की वजह से हम बहुत इफेक्ट हुए हैं, इस वजह से हम अभी आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी जो प्रोडक्ट है अभी आपको नहीं दे सकते। बट ये हर सप्लायर आपको ये रीजन नहीं देता। तो आपने सप्लायर जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर देता है, लेकिन कुछ टाइम लेता है। अगर आप चाहते हैं कि जी आप उस सप्लायर के साथ जल्दी रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, अपना वर्क जो है वो जल्दी करना चाहते हैं, अपना टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहते, तो आप फिर बेस्ट मेथड जो है वो कॉल है। आप उन्हें, अगर आपने जो नंबर परचेज किए, मैंने बताया कि आप किस तरह से नंबर परचेज करते हैं। वाई एक ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट से जाके आप नंबर परचेज कर सकते हैं। वो आपको एक नंबर, आप किसी भी कंट्री का, यूएस होगा, यूके होगा सॉरी, तो वहाँ का आप नंबर परचेज कर सकते हैं। और फिर वो जो उसकी सब्सक्रिप्शन होती है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर की होती है। तो इस तरह से आप अपने पास वाई की ऐप इंस्टॉल करके उसमें आप अपना नंबर यूज कर सकते हैं। देन आप वो नंबर को यूज करते हुए सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली। अगर आप चाहते हैं सप्लायर का रिस्पॉन्स जल्द आए तो आप कॉल पे जरूर बात करें उनसे। और बेस्ट मेथड भी यही होता है कि अगर आप कॉल पे बात करते हैं वो आपकी बात को जल्दी से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, और इस तरह से आपका जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ईमेल। And some person reported that their email are going into spam and junk mailbox। कुछ लोग हैं इस चीज को भी रिपोर्ट करते हैं कि जो हमारी ईमेल जो होती है वो स्पैम हो रही होती है। यानी कि वो जो बेसिकली आप भी देखेंगे जब आप ईमेल अपना जीमेल का अकाउंट भी ओपन करते हैं, ईमेल ओपन करते हैं, आपके पास स्पैम का फोल्डर होता है या जंक फोल्डर होता है। तो उसमें बेसिकली कुछ ईमेल्स आ रही होती है जो कि आप नहीं देखते, क्योंकि बेसिकली कोई भी पर्सन है, अगर मैं खुद भी हूँगा
जो ईमेल्स मुझे इनबॉक्स में आ रही होगी मैं बेसिकली वही गेट करूंगा या जल्दी से उनको पिक कर लूंगा, लेकिन जो स्पैम में या जंक फोल्डर में आ रही होगी तो मैं उनको इग्नोर कर दूंगा। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल होता है हमारे साथ भी, कि अगर हम किसी सप्लायर को ईमेल सेंड कर रहे हैं और वो जो उनकी ईमेल्स है, जो हमारी ईमेल्स है, वो उनके स्पैम फोल्डर में जा रही हो, तो वो फिर सप्लायर जो है वो स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर जो होता है उनको वो चेक नहीं करते, क्योंकि वो उनको कंसिडर करते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ वायरस। तो इसलिए इसकी क्या रीजन हो सकती है? दिस इज अ रियलिटी एंड हैपेंस मैनी टाइम, ये रियलिटी है और ये बहुत दफा ऐसा होता है कि जी आपकी जो ईमेल्स है वो स्पैम में जा रही होती है या फिर जंक में जा रही होती है, तो इस तरह से सप्लायर जो है वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते। तो वो ये इसकी रीजन क्या होती है जी, जब आपने लो कॉस्ट होस्टिंग सर्विसेज यूज करते हैं, क्योंकि जिनकी ऐसी होस्टिंग अवेलेबल होती है मार्केट में जिनकी प्राइसेस कम होती है, तो उनकी जो है उनके जो मेल सर्वर्स होते हैं बेसिकली वो क्या, देयर इज अ हाई चांस देयर मेलिंग सर्वर्स आर ब्लैक लिस्टेड, क्योंकि उनके जो मेल सर्वर्स, एक मेल सर्वर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कि इनकमिंग और एक होता है कि आउटगोइंग। इनकमिंग मेल सर्वर को यूज करते हुए आपके पास ईमेल से रिसीव होती है और आउटगोइंग जो है वो आपकी ईमेल को फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि कुछ जो होस्टिंग्स होती है, जो लो कॉस्ट होस्टिंग होती है, जो कि अच्छी या कंपनी की होस्टिंग नहीं होती, उनके जो मेल सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली ब्लैक लिस्टेड होते हैं। जो अच्छी सर्वर जो अच्छी मेल सर्वर होते हैं वो उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया हुआ होता है उनको। तो इसलिए अगर आप लो होस्टिंग या फिर ऐसी होस्टिंग जिसकी लो कॉस्ट होगी, या फिर ऐसी होस्टिंग जो आपको किसी कंपनी ने ना प्रोवाइड की और जो लोकली आपको लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली ब्लैक लिस्टेड होते हैं। इस तरह से आप जो ईमेल सेंड करते हैं किसी भी सप्लायर को, वो उनके जंक में या फिर स्पैम फोल्डर में जा रही होती है। तो इस तरह फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई भी सप्लायर है वो आपकी ईमेल को ओपन नहीं करेगा। तो इसके रिकमेंडेड यही है कि आप जो है वो जो भी होस्टिंग यूज करे वो अच्छी होस्टिंग यूज करे। बहुत सी होस्टिंग जो मिल जाती है मार्केट से, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि आप GoDaddy से परचेज कर सकते हैं या फिर चीप से आप परचेज करते हैं। इनकी जो होस्टिंग होती है ये अच्छी होस्टिंग होती है, तो इनको आप परचेज करके अपने जो मेल सर्वर्स होते हैं उनको इन्हांस कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ईमेल्स है वो स्पैम फोल्डर में या फिर जंक फोल्डर में ना जाए। इससे क्या होता है, अगर हम जो आपके लो कॉस्ट होस्टिंग होती है जिनके मेल सर्वर जो है वो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, तो क्या होता है जो आपकी ईमेल होती है वो मार्क हो जाती है एज अ स्पैम। तो फिर जो रिसीव करने वाला है उसके मेल बॉक्स में स्पैम में जाती है, तो वो फिर स्पैम फोल्डर जो है बहुत ही कम लोग हैं जो स्पैम फोल्डर को भी ओपन करके अपनी ईमेल्स को चेक करते होंगे। तो इस तरह ये बहुत से इश्यूज फेस होते हैं, तो मैंने डिस्कस करना चाहा आपके साथ कि मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लूँ, ताकि आपके साथ ये इशू आप फेस ना करें। ये ना हो कि आप ईमेल सेंड कर रहे हो लेकिन वो जो सप्लायर है या फिर जो जिसको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं वो आपकी ईमेल को रिस्पॉन्स ही ना करे। तो आई लाइक टू यूज गूगल सूट्स। बिजनेस ईमेल जो होती है वो आप यूज कर सकते हैं, डोमेन सर्विस यूज करते हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप उनको यूज करते हुए अपनी जो इन्हांस कर सकते हैं कोलैबोरेशन विद द सप्लायर्स। तो इस तरह से रिस्पॉन्स आपको सप्लायर करेगा, लेकिन टाइम लग जाता है उसमें, आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बेस्ट मेथड है आप उनसे कॉल पे बात कर लें, और अगर आप जो होस्टिंग यूज कर रहे हैं वो लो कॉस्ट होस्टिंग ना यूज करें। इसका आपको ये लॉस होता है कि जो उनके जो मेल सर्वर्स है वो ब्लैक लिस्टेड होते हैं, जिस वजह से जो आपकी ईमेल्स जा रही होती है वो स्पैम फोल्डर में या फिर जंक फोल्डर में जा रही होती है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि सप्लायर हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो इसलिए आप जो भी होस्टिंग यूज करेंगे वो आप जो है वो अच्छी होस्टिंग यूज करेंगे, ताकि आपके जो मेल सर्वर्स है वो ब्लैक लिस्टेड ना हुए हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जी प्रोसेसिंग द फर्स्ट ऑर्डर विद सप्लायर, कि आप किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर को प्रोसेस करते हो सप्लायर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमने अभी अपनी फर्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है किसी भी सप्लायर से, तो हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, किस किस तरह से उससे हम डील करेंगे। या फिर अमेजोन पे अगर हम लिस्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को, तो हम क्या क्या चीजें जो है वो नोट करेंगे। तो नंबर 1 आता है जो प्रोडक्ट इज फाइनलाइज्ड। आपने जो अपनी प्रोडक्ट है वो फाइनल कर ली है, आपने देख लिया कि जी मेरी प्रोडक्ट के स्टैट्स ठीक है, आपने किसी सप्लायर से उसको देखा है कि इसके पास अवेलेबल है और मुझे इसमें से प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, नाउ व्हाट, अब आप क्या करेंगे। अब आप सबसे पहले तो आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए गेटेड तो नहीं है।
कोई मैंने आपको बताया कि कोई कुछ कैटेगरीज जो होती है हमारे लिए ग्रेटेड होती है, कुछ जो होती है वो अनग्रेटेड होती है। जो ग्रेटेड कैटेगरीज होती है उनमें हम नहीं जाते स्टार्ट में, क्योंकि हमारे लिए उसको अनग्रेड करवाना मुश्किल होता है। वो इसके रीजन ये होती है कि हमारे अकाउंट की अभी सेल्स हिस्ट्री नहीं जनरेट हुई होती। अमेजोन जो है हमें अलाउ नहीं करता कि हम ग्रेटेड कैटेगरी को स्टार्ट में ही जो है वो अनग्रेड करवाना स्टार्ट कर दें। तो इस वजह से हम जो है उन कैटेगरीज में वर्क करेंगे जो कि हमारे लिए ग्रेटेड ना हो। तो वो हम सर्विस सेंटर से इजीली देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हमारे लिए ग्रेटेड है और कौन कौन सी कैटेगरी हमारे लिए ग्रेटेड नहीं है। तो जब हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं मीटू करने के लिए, तब हमें अमेजोन खुद बता देता है जी कि आपकी जो ये जो कैटेगरी है या आप इस कैटेगरी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं सर्विस सेंटर में, आप इसको मीटू करना चाह रहे हो, ये जो कैटेगरी है ये आपके लिए ग्रेटेड है। ओके, लेट्स सपोज कि जी आपने जो है वो मीटू किया प्रोडक्ट को और वो आपके लिए ग्रेटेड नहीं थी या फिर वो आपके लिए अनग्रेटेड थी, तो आप इजीली उसको मीटू कर सकते हैं। ऐसी कैटेगरी जो आपके लिए अनग्रेटेड होगी आप इजीली उसको मीटू कर सकते हैं। आप अमेजोन जो आपको अलाउ कर देता है उसको आपको मीटू करना। देन थर्ड स्टेप क्या आता है जी? थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है जी, आपने क्या करना है, शिपिंग प्लान ऑन अमेजोन। मैंने आपको बताया है कि जब आप प्रोडक्ट जो है फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके साथ मीटू कर लेते हैं, अपने सप्लायर से बात कर लेते हैं, ठीक है जी मेरी प्रोडक्ट फाइनलाइज है, मैं उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, तो देन फिर आप क्या करते हैं जी, अमेजोन पे शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं। शिपिंग प्लान बेसिकली होता क्या है? शिपिंग प्लान ये होता है कि जी आपने बताना होता है सॉरी सप्लायर को कि भाई मेरे पास, सप्लायर बेसिकली आपको बताता है कि आपकी ये प्रोडक्ट है और बेसिकली आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितने बॉक्सेस में आई है और आपकी प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है। तो वो इंफॉर्मेशन आप अपने सप्लायर से लेते हुए अपना शिपिंग प्लान जो है वो अमेजोन पे क्रिएट करते हो। बेसिकली फिर आप अमेजोन को ये बताते हो कि सर मैं अपनी जो इन्वेंट्री है वो आपके पास भिजवा रहा हूँ और मेरी इन्वेंट्री में इतने बॉक्सेस है और उन बॉक्सेस में इतनी इतनी मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है और उन बॉक्सेस का इतना इतना वेट है। आपके पास शिपिंग प्लान क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि अगर मैं आपके साथ ये फाइल शेयर करता हूँ तो आपके पास साथ साथ हो। आपके पास क्या होना चाहिए, बॉक्स का, जिस बॉक्स में आपके पास प्रोडक्ट है बॉक्स का आपके पास वेट होना चाहिए। देन आपके पास होना चाहिए थी बॉक्स की डायमेंशंस, आपके पास बॉक्स की जो है वो डायमेंशंस होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए बॉक्स का, सॉरी वेट हमने डिस्कस कर लिया है, डायमेंशन और बॉक्स क्वांटिटी। कि जो आप प्रोडक्ट अमेजोन को भिजवा रहे हैं शिपिंग प्लान क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर वो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कभी भी शिपिंग प्लान जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। वो शिपिंग प्लान क्रिएट करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास जो है जिस बॉक्स में आपकी प्रोडक्ट पैक होने जा रही है उस बॉक्स का आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस बॉक्स में मेरी इतनी क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस क्या है और उस बॉक्स का वेट क्या है। आप इन तीन चीजों को देखते हुए अपना शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं ऑन सेलर सेंट्रल। अभी मैं थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहा हूँ इसको, हम शिपिंग प्लान जो है वो लाइव मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि आप किस तरह से शिपिंग प्लान को क्रिएट करते हैं। अभी सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को जो जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो शिपिंग प्लान आप अमेजोन पे क्रिएट करते हैं, बेसिकली आप सेलर सेंटर से क्रिएट करते हैं। उसमें आपको शिपिंग प्लान को जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। वो क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉक्स का वेट क्या है, आपके बॉक्स के डायमेंशंस क्या है और आपके बॉक्स में जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है जी हमारा फ्री शिपिंग फ्रॉम द सप्लायर। हम अपने सप्लायर से डिस्कस करते हैं कि सर आप हम मैं आपसे जो हूँ वो ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि आप मुझे जो है वो शिपिंग जो है वो फ्री देते हैं या नहीं देते। अगर सप्लायर कहता है कि ठीक है मैं आपको शिपिंग फ्री दे देता हूँ, तो देन वेल एंड गुड। आप क्या करेंगे, अपना शिपिंग प्लान को क्रिएट करने के बाद जो आपके शिपिंग लेबल्स जो जनरेट होते हैं वो आप जो है वो अपने सप्लायर को सेंड कर देते हैं। आप उसे बता देते हैं कि जी मैं आपको अपने शिपिंग लेबल्स जो है वो सेलर सेंटर से जनरेट करके आपको सेंड कर रहा हूँ, आप उनको मेरे बॉक्सेस पे पेस्ट कर दीजिएगा और देन आप मेरी इन्वेंट्री को शिप करवा दें। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है सप्लायर्ड शिप टू अमेजोन और नॉट। कि अब बात ये है ना कि अब आपने अमेजोन को प्रोडक्ट भेजनी है, तो कुछ सप्लायर हो गए वो कहेंगे ठीक है जी हम आपकी जो इन्वेंट्री है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो हम अमेजोन को शिप कर देंगे, और कुछ आपको कहेंगे कि हम अमेजोन को शिप नहीं करेंगे।
तो जो तो आपको अमेजोन को शिप कर देंगे तो आप क्या करेंगे, उनसे फ्री शिपिंग होगी, अमेजोन को शिप कर देंगे, आप इजीली उन्हें शिपिंग लेबल्स भेज सकते हैं, वो आपको शिपिंग लेबल्स को आपके बॉक्सेस पे पेस्ट कर देते हैं और देन फिर क्या होता है, वो आपको अमेजोन को आपके इन्वेंट्री शिप कर देते हैं। लेकिन कुछ सप्लायर जो होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम जो है आपकी इन्वेंट्री को अमेजोन डायरेक्टली नहीं शिप कर सकते। तो देन मैंने आपको बताया कि आपको फिर वो 3PL की सर्विसेज को यूज करना पड़ता है। 3PL हर कंट्री में अवेलेबल होता है, हर सिटी में अवेलेबल होता है, क्योंकि ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो आपको इजीली मिल जाते हैं ये लोग। तो आप 3PL वाले के पास प्रोडक्ट भिजवा देते हैं और फिर वो आपसे कुछ चार्ज करेगा, अगर आप उससे शिपिंग लेबर्स लगवा सॉरी FNSQs लगवा लेते हैं तो वो आपसे 30 सेंट्स चार्ज कर लेता है और देन फिर आपकी वो इन्वेंट्री को अमेजोन को शिप करवा देता है। उसको भी बेसिकली आपको शिपिंग लेबल्स, शिपिंग प्लान जो आप क्रिएट करते हैं, जो शिपिंग लेबल्स जनरेट होते हैं, आपको वो उसको भी भिजवाने पड़ते हैं, देन ही वो आपकी इन्वेंट्री को अमेजोन शिप करवा सकता है। देन हमारी वही बात जो हम अभी डिस्कस करें प्रेप सेंटर्स की बात, कि बहुत से प्रेप सेंटर्स है वो यूके US जहाँ पे भी वर्क हो रहा है अमेजोन के हवाले से, तो वहाँ पे आपको बहुत से प्रेप सेंटर्स मिल जाते हैं। वो प्रेप सेंटर्स क्या करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को प्रेप करते हैं। प्रेप का मतलब है आपकी प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर देते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइंड की है जो कि पैक ऑफ 2 में सेल हो रही है और आपको जो वो सप्लायर से मिली है वो पैक ऑफ 1 में मिले, तो आपने क्या करना है फिर कि बेसिकली आपको फिर उसकी प्रिपरेशन करवानी पड़ेगी ना, दोबारा से आपको पैक ऑफ 2 बनवाना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेप सेंटर को यूज करते हैं। प्रेप सेंटर वाला क्या करता है, आपकी इन्वेंट्री को रिसीव करता है, फिर आपसे पूछता है कि सर मुझे बताइए कि आपने अपने इस प्रोडक्ट का मुझसे क्या करवाना है, आप मुझसे प्रेप किस चीज का करवाना चाह रहे हैं, आप मुझसे लेबलिंग करवाना चाह रहे हैं या फिर आप मुझसे इस प्रोडक्ट का प्रेप करवाना चाहते हैं। तो फिर आप उसे बताते हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट आपके पास आ गई है, ये सिंगल सिंगल पैक है और मैं इस प्रोडक्ट को जो पैक ऑफ 2 में सेल करना चाह रहा हूँ, तो काइंडली आप इस मेरी प्रोडक्ट को पैक ऑफ 2 बना दे। लेट्स सपोज आपने 20 पीसेस अगर सिंगल यूनिट भिजवाए हैं प्रेप सेंटर वाले के पास, तो वो क्या करेगा, उसको पैक ऑफ 2 कर देगा और देन वो फिर 10 यूनिट्स बन जाएंगे। तो वो आपसे जो प्रेप की कॉस्ट चार्ज करता है, अगर आप प्रेप करवा रहे होते हैं आप बंडल, बेसिकली इसको हम बंडलिंग करवा कहते हैं, जब आप बंडलिंग करवाते हैं तो वो आपसे बंडलिंग की कॉस्ट को चार्ज करता है। तो जब आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सप्लायर से बात कर रहे होते हैं, देन आप हर चीज को अपने माइंड में रखते हैं कि अगर मैं इसका प्रेप करवाता हूँ या मैं बंडलिंग करवाता हूँ तो मुझे इसके भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, मुझे FNSQs के भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप इन सब चार्जेस को ऐड करके ही अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हो। तो प्रेप सेंटर वाला आपको सर्विसेज देता है। अगर लेट्स सपोज मैं आपको एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि प्रेप सेंटर वाला है, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज कर ली है जो कि लिक्विड प्रोडक्ट है। लिक्विड प्रोडक्ट में क्या होगा, अमेजोन क्या है आपको ये कहता है कि जी अगर आप हमारे पास लिक्विड प्रोडक्ट कोई भी भिजवाते हैं तो आप उसको बबल रैप कह रहा हूँ मैं, पॉली बैग्स में उसको डाल के भेजें हमें, ताकि अगर उसमें कोई लीकेज होती है तो वो पॉली बैग में ही रहे, वो हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट है उसको खराब ना करे। तो प्रेप सेंटर वाला क्या है जी, अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो लिक्विड टाइप है तो फिर आपकी उस प्रोडक्ट को पॉली बैग में भी रख के आपको वो फिर अमेजोन को शिप करवा देता है। और फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि टूटने वाली प्रोडक्ट हो, जैसे कि सिरेमिक की प्रोडक्ट हो सकती है या फिर उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट हो सकती है जो ग्लास की प्रोडक्ट होती है, और जो टूटने वाली प्रोडक्ट्स होती है उसका भी आपको प्रेप करवाना पड़ता है। उसको आपको बबल रैप में पैक करवाना पड़ता है, ताकि बबल रैप में वो जब जाएगी प्रोडक्ट तो फिर वो अगर कहीं साइड पर लगती भी है तो बबल रैप की वजह से वो टूटती नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ प्रेप की सर्विसेज होती है, आप प्रोडक्ट को बबल रैप करवाते हैं, आप प्रोडक्ट की बंडलिंग करवाते हैं, आप प्रोडक्ट को पॉली बैग में करवाते हैं। इन सब सर्विसेज के आपसे जो प्रेप सेंटर बना होता है वो आपसे चार्ज करता है। और उसके अलावा प्रेप सेंटर वाला आपके जो है वो लेबल्स भी लगा देता है। आपके जो FNSQs लेबल है जो आपने अमेजोन से लगवाने हैं, तो वो भी आपके जो लेबल्स है वो प्रेप सेंटर वाला लगा देता है, वो भी आपसे चार्ज कर लेता है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो जी FNSQ वर्सेज मैन्युफैक्चर बारकोड। FNSQ और मैन्युफैक्चर बारकोड हमने डिस्कस कर लिया है, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है इस पॉइंट को, कि आपको यहाँ से पे देखना पड़ेगा कि जो आप इन्वेंट्री अमेजोन को या फिर प्रोडक्ट जो आप अमेजोन को भिजवाना चाह रहे हैं, अमेजोन जो है उसको FNSQs में एक्सेप्ट करता है या मैन्युफैक्चर बारकोड को ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे फिर आपको वो अपने सप्लायर से नेगोशिएट करना पड़ता है कि अगर वो आपकी प्रोडक्ट को अमेजोन जो है मैन्युफैक्चर बारकोड में ही एक्सेप्ट कर लेता है, देन देयर इज नो नीड टू पेस्ट द FNSQs लेबल ऑन द प्रोडक्ट्स। आपको जरूरत नहीं है फिर कि आप जो है वो FNSQs लेबल जो है वो अपने प्रोडक्ट पे पेस्ट करें।
फिर आप मैन्युफैक्चर बारकोड को यूज करते हुए ही अपने प्रोडक्ट को अमेजोन को भिजवा देते हैं। लेकिन अमेजोन अगर ये आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपने जो है वो FNSQ लगाने ही लगाने हैं, तो दैन फिर आपको वो पेस्ट करने पड़ते हैं, या तो फिर आप वो अपने सप्लायर से बात करेंगे कि अगर वो पेस्ट कर दे आपके प्रोडक्ट पे, नहीं तो फिर या अगर वो नहीं करेगा तो फिर आप अमेजोन से भी करवा सकते हैं। अगर आप अमेजोन से नहीं करवाना चाहते तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर रहे तो आप फिर जो है वो प्रेप सेंटर को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट पे FNSQ जो है वो लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लेते हैं। क्योंकि ये जो हमने डिस्कशन की है ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो देन ही आप अपनी आपको पता होगा कि हमने अपनी प्रोडक्ट के साथ क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, वो आप जो है प्रोडक्ट को देखते हुए भी कर सकते हैं। FNSQs आपको लगवाने पड़ेंगे जो कि अमेजोन अगर मैन्युफैक्चर पार्ट को नहीं एक्सेप्ट करता, और प्रेप की सर्विसेज भी आपको करवानी पड़ेगी अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसे चूज आप कर लेते हैं जिसमें बंडलिंग का इशू आ रहा हो, या फिर बबल रैप का इशू आ रहा हो, या फिर पॉली बैग का इशू आ रहा हो, तो वो आपको प्रेप सेंटर से करवानी ही पड़ेगी। ये एहसान एहसान प्रेप सेंटर जी 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 नहीं आप पूछें क्या मसला। जी प्रेप सेंटर्स के जो ये कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह या ये सभी अमेजोन वाले ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं या कोई थर्ड पार्टी होती है प्रेप नो सेंटर? ये बेसिकली जो वेबसाइट है ये थर्ड पार्टी होती है, ये आप खुद फाइंड कर सकते हैं इजीली, आप गूगल करके भी इन्हें फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि आप जो है बहुत से ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं फेसबुक पे जो कि प्रेप की सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वहां से भी आप जो है वो ग्रुप में स्टेटस लगा देते हैं। कोई ई-कॉमर्स का ग्रुप होगा उसमें आप स्टेटस लगा रहे कि आई नीड अ प्रेप सेंटर इन दिस कंट्री एंड इन दिस सिटी, तो आपको वहां से उस कंट्री में या फिर उस सिटी में जो भी प्रेप सेंटर होंगे वो फिर आपको मिल जाते हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। मतलब तो वो प्रेप से सप्लायर से सामान हम प्रेप सेंटर में भिजवा देंगे, उधर सारी प्रेपरेशन होगी और फिर अमेजोन के पास जाएगी। जी बिल्कुल, वहां से फिर आपकी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के पास जाएगी। सही 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 तो ठीक। प्रेप रिलायबल होते प्रेप हैं ये प्रेप सेंटर्स वाले, रिलायबल होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्योंकि आपने भिजवानी है और वो इन बिटवीन, क्योंकि अमेजोन और जो सप्लायर है इन बिटवीन है वो, तो वो आपकी प्रोडक्ट की केयर करते हैं और उसमें रिलायबिलिटी भी है कि वो मतलब उसको पैक करते हैं उसको। जी जी बिल्कुल, आप जो प्रोडक्ट भिजवा रहे होते हैं प्रेप सेंटर वाले के पास, आप बेसिकली उन्हीं प्रेप सेंटर को यूज करते हैं। जो प्रेप सेंटर जो होते हैं वो सिक्योर होते हैं। तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं प्रेप सेंटर का मैं करवा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को प्रेप करवा रहा हूँ, तो मैं आपको कुछ 2-3 प्रेप सेंटर ऐसे बता देता हूँ जो कि अच्छे प्रेप सेंटर है जिनसे मैं भी वर्क करता रहा हूँ। तो प्रेप सेंटर वाले जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को टेक केयर आपकी प्रोडक्ट की करते हैं, उनको पता होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की टेक केयर करते हैं इजीली। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट में इशू भी होता है तो वो आपको वो बता देते हैं कि सर आपके इस प्रोडक्ट में ये मसला है, तो आप हमें बता दें आप इसे भिजवाना चाहते हैं फिर इसका क्या करना है। तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है, प्रेप सेंटर वाले आपकी प्रोडक्ट की टेक केयर करते हैं क्योंकि उनका काम ही है। अगर वो आपके साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो अगर आप नेक्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर करते तो फिर आप उनसे नहीं ना काम करवाएंगे। तो बेसिकली वो आपके साथ भी बिजनेस का रिलेशन जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट की टेक केयर करते हैं। तो यही रिकमेंड होता है कि जो भी आप प्रेप सेंटर यूज करें आप बार बार प्रेप सेंटर को भी ना चेंज करें। अगर आपके साथ एक ऐसा प्रेप सेंटर अटैच हो गया जो कि अच्छा प्रेप सेंटर है, आपकी जो प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहा है, आपकी वर्किंग अचीव कर रहा है, तो आप फिर उसी प्रेप सेंटर के साथ ही कंटिन्यू करें। ये ना करें कि आप बार बार किसी और प्रेप सेंटर को यूज करें। हाँ, अगर प्राइस पे कोई इशू है तो आप उससे वो डिस्कस जरूर करें कि आप जो मुझे प्राइस दे रहे हैं कोई दूसरा प्रेप सेंटर वाला मुझसे मुझे उससे कम चार्ज कर रहा है, तो वो आपसे नेगोशिएट कर लेता है। लेकिन आप जो है प्रेप सेंटर जो है वो एक ही रखे ताकि आपको पता हो कि जी मेरा ये प्रेप सेंटर वाला जो वो इंटरेस्टेड है, और फिर उसको भी पता हो कि जी आपने जो इन्वेंट्री भिजवानी है वो उसके पास ही भिजवानी है। जो लेबल्स हैं, ये जैसे आपने 4 तरह के लेबल बताए हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग लेबल है, वो तो जी जी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर लगाएगा, उसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें बाकी डिटेल्स होंगी, कोई बारकोड होगी। जी जी बिल्कुल। और जो FNSQ है जी जी वो तो अमेजोन ही इशू करेगा ना, वो तो जी वो एक यूनिक कोड तो अमेजोन के वेयरहाउस के रेफरेंस से होगा।
ऐसी है। बेसिकली वो Amazon के वेयर हाउस से नहीं आएगा, वो बेसिकली आपके सेलर सेंटर में ही होता है। वो जब आप प्रोडक्ट को मीटू कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछ लेता है कि जी आप अगर, तो वो वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं। अब तो जिस प्रोडक्ट पे जो मैन्युफैक्चर बारकोड अलाउ होता है वहाँ पे आपको वो दो ऑप्शंस दे रहा होता है कि आप मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप FNS क्रूज लगवाएंगे। तो उसमें ऑप्शन होती है। फिर आपको वो मैन्युफैक्चर बारकोड का ऑप्शन ही नहीं दे रहा हो, वो फिर सिर्फ आपको कहेगा कि आप FNS क्रूज यहाँ से पेस्ट करके प्रोडक्ट लगा सकते हैं, प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। ये अमेज़न की तरफ से रिकमेंडेशन होती जी बिल्कुल, वो Amazon आपको खुद बताता है। है। और फिर ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट्स पे भी। फॉर एग्जांपल मैं 100 पीसेस परचेज करना चाहता आपकी हूँ, आवाज 100 बहुत का कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये फिर उस पे भी डिपेंड करता है ना कि नंबर ऑफ यूनिट्स पे, कितने यूनिट्स आपने परचेज करने हैं सप्लायर से, तो उतनी एफएनएस की आप वो मतलब जनरेट करेगा अमेज़न जो। जी बिल्कुल, ये बेसिकली आप खुद उन्हें बताते हैं जब आप सेलर सेंटर से FNS क्यू जब आपने जनरेट करने होते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, तो वो खुद बताते हैं वहाँ पे, आप वो खुद बताते हैं वहाँ पे कि जी मैंने इस प्रोडक्ट के इतने पीसेस जो है वो भिजवाने हैं आपके पास, तो मुझे इतने FNS क्यूज चाहिए। वो फिर आपसे पूछ लेता है कि आपको कितने 25, 60, 100 जितने भी आपको चाहिए होते हैं, वो आपको वहाँ इतने ही FNS क्यूज जनरेट करके एक PDF की फाइल होती है वो डाउनलोड हो जाती है। देन वो आप FNS की जो PDF की फाइल हुई होती है वो आप अगर खुद लगाना चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट लेके तो लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप Amazon से लगवाना चाहते हैं या फिर Amazon तो फिर खुद ही लगा देगा। अगर आप 3PR वाले से लगवाना चाहते हैं फिर आप उसको वो फाइल सेंड कर देते हैं, वो खुद ही उसका प्रिंट आउट ये लेके। मैन्युफैक्चरर भी तो लगा सकते हैं ना जहाँ से अपने प्रोडक्ट परचेज करें। जी अगर मैन्युफैक्चर लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चर से आपको फिर बात करनी पड़ेगी इस बारे में कि जी अगर मैं आपसे लगवाना चाहूँ तो आप मुझसे क्या कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो अगर वो आपसे कम चार्ज कर रहा होगा कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्रेप सेंटर वाले से, तो आप फिर उससे लगवा सकते हैं। सही। तो ये एफएनएस क्यू लगने के बाद जो आगे शिपिंग लेबल्स हैं, जी तो जी शिपिंग लेबल्स उनके जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को कि ये अब जो प्रोडक्ट है वो कौन से वेयरहाउस जानी है, 3PL जानी है, अमेज़न की वेयरहाउस जानी है। जी बेसिकली अगर तो आपका सप्लायर जो है वो करते हैं जी कि मैं आपकी जो इन्वेंट्री है वो डायरेक्ट शिप कर दूंगा Amazon को, फिर तो आपको वो बस शिपिंग लेबर जो जनरेट होते हैं आपके सेल सेंटर से वो आप उसे दे देते हैं, वो आपको पेस्ट करके उसको डिलीवर करवा देता है। तो लेकिन अगर वो कहता है जी जी इट मींस एफएनएसक्यू और शिपिंग लेबल दोनों जनरेट होते हैं जब हम प्लान क्या कहते हैं उसको एक देते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्ट प्लान जो देते हैं जी बिल्कुल। अमेज़न को, हम एक प्रोडक्ट प्लान देते हैं ना, तो उस वक्त ये दो चीजें जनरेट होती हैं, एक जी एफएनएसक्यू और मैं दूसरा बस शिपिंग आप लेबल। हाँ जी मैं आपको ना दिखा देता हूँ बेसिकली ना, जी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये मेरे सामने एक सेल सेंट्रल अवेलेबल है और इस पे मैं क्या करता हूँ जी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है वो किस तरह के होता है। सॉरी एफ के साथ मैं डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल जो मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको, अभी आप बस देख लीजिएगा इसे कि आप किस तरह से इसको कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये देखिए बेसिकली मैं इस प्रोडक्ट के लिए शिपिंग FNS की यूज जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ लेबर्स टू प्रिंट, आपने कितने प्रिंट करने हैं ताकि आपको वो फिर आपको खुद पता होगा ना कि मैंने जी इतनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैंने परचेज की। तो आप लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने 30 की है, तो आप यहाँ पे 30 कर देंगे और प्रिंट लेबर पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको Amazon ये देखे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये होता है जी FNS क्यू लेबल, जिस तरह के आप देख सकते हैं बेसिकली। अब जी आप जी उसने क्या किया कि वो 30 मैंने उसे कहा था और ये 24 एक पेज पे होते हैं, ये देखना 24 यहाँ पे है, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। मैंने उसको 30 कहा था, उसने मुझे 30 लेबर्स जो है वो जनरेट, ये आप बेसिकली सारे सेम ही होंगे क्योंकि आपने 30 कहा था, उसने आपको 30 जो है वो 2 पेजेस पे आ गए, 24 जो है वो एक पेज पे होते हैं और 30 आपको उसने जनरेट करके सेंड कर दिए। अब बेसिकली ये है जी आपका FNS क्यू, ये जो बेसिकली ये लिखा हुआ ना कोड सा ये वाला, ये बेसिकली जी आपका FNS क्यूज को हम कहते हैं। ये एक यूनिक कोड होता है जो कि हर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रोडक्ट का जो FNS क्यू है वो किसी और प्रोडक्ट के लिए भी हो जाए। फिर आप इस फाइल को आप जो है वो 3PL वाले के पास भिजवा देते हैं। अगर वो 3PL वाला आपकी
लेबलिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फिर इसका प्रिंट आउट ले लेगा और यहाँ से इतने इतने पीसेस कट करके वो आपके जो एक्सिस्टिंग बारकोड होगा ना, जो मैन्युफैक्चर बारकोड होगा प्रोडक्ट का, उसके ऊपर वो लगा देता है इसको, ताकि वो जो एक्सिस्टिंग बारकोड है वो कवर भी हो जाए और आपका जो FNSQ लेबल है सेलर सेंटर से जनरेट हुआ होता है वो फिर आपका उस प्रोडक्ट के ऊपर लग जाता है। फिर जब आप इन्वेंट्री अमेजोन के पास जाती है तो अमेजोन क्या करता है, इस बारकोड को वो स्कैन कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये जो बारकोड बेसिकली ये जो FNSQ है ये किस सेलर सेंटर से जनरेट हुआ है और किस सेलर का ये जनरेट हुआ है। इस तरह से वो आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। अब आई थिंक सो कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा बेसिकली कि FNSQ होता क्या है। और शिपिंग लेबल आप कह रहे थे ना, दो चीजें जनरेट होंगी, एक तो FNSQ, दूसरा जी वो शिपिंग लेबल जो होता है, जी वो शिपिंग लेबल जो होता है वो हम जब शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं वो तब जनरेट होते हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, वो फिर जब हम शिपिंग प्लान पे आएंगे तो मैं फिर वो आपको साथ साथ बता दूंगा। तो ये बेसिकली अभी मैं आपको शिपिंग लेबल FNSQs दिखाना चाह रहा था, वो जो FNSQs होते हैं। आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट होगी सेलर सेंटर पे, हर एक का जो है वो यूनिक FNSQ होगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होगी, मैंने आपको बताया है कि जब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होगी जिसपे आपको अमेजोन कहता है कि आप मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ आ सकते हो, तो देन फिर आपको ये जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप इसको ना जनरेट करेंगे। फिर जो उसके ऊपर बारकोड जो मैन्युफैक्चरर ने लगाया होगा उसको अमेजोन स्कैन करके प्रोडक्ट अपने पास रख लेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि जी आपने FNSQ लगाना ही लगाना है, तो फिर आप यहाँ से इसको जनरेट करके इस फाइल को अपने 3PL वाले के पास भिजवा देते हैं। जी मैन्युफैक्चर बारकोड में सेलर की इन्फॉर्मेशन नहीं आती क्या है, उसके जैसे हमने परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, जी तो उसके पास जब ये मतलब उस केस में जब ये अमेजोन के पास जाएगा तो उसको मतलब उसके सेलर की तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा उसे, तो जी उसमें रेफरेंस से कोई डिटेल्स तो नहीं आएंगी उसके अंदर। हाँ वो कोई इशू नहीं है। वो जब आपने मैन्युफैक्चर बारकोड के साथ जाना होता है तो अमेजोन जो है वो सिर्फ बारकोड जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट के वाले से डिस्क्रिप्शन होती है ना बारकोड में, कि इस प्रोडक्ट का नेम क्या है और ये क्या चीज़ है, तो वो बेसिकली आपकी उस प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करके आइडिया लगा लेता है कि ये आपकी ये प्रोडक्ट, क्योंकि उसको पता होता है ना कि आपने किसको सिलेक्ट किया होगा। यहाँ पे अमेजोन के पास जब सारी डिटेल जा रही हो तो उसको पता होता है कि आपने इस प्रोडक्ट मेरे पास भिजवाया है और आपने क्या इसमें डिस्कस किया हुआ है। आपने FNSQs को सिलेक्ट किया है, जब अगर वो आपको दो ऑप्शन दे रहा होगा वहाँ पे, आपने FNSQ को सिलेक्ट किया है या फिर आपने मैन्युफैक्चर बारकोड को सिलेक्ट किया। अगर आपने मैन्युफैक्चर बारकोड सिलेक्ट किया होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने FNSQ क्यों नहीं लगाया। लेकिन अगर आपको वो कहता है कि आपने FNSQ लगाना है, देन आपने अगर नहीं लगाया होगा FNSQ उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो देन ये हो सकता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो अगर अमेजोन के वेयरहाउस पहुंच भी गई है और वो फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो वो आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देगा और अनसेलेबल कर देगा उसको, तो फिर लॉस होती है आपकी इन्वेंट्री, तो आपका जो है वो लॉस होता है। फिर आप अमेजोन से कह नहीं सकते कि जी मेरी इन्वेंट्री किधर है, क्योंकि वो आपसे कहेगा कि जब हमने आपसे कहा था कि आप FNSQ लगा के भेजे तो आपने क्यों नहीं लगाया, ये आपका खुद का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम आपको कोई हेल्प आउट नहीं कर सकते इस चीज़ में। तो बेसिकली ये जो भी पॉइंट्स इनको माइंड में रख के ही हम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन को भिजवा रहे होते हैं, क्योंकि अमेजोन के पास जब प्रोडक्ट पहुंच जाती है हम तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं ना, हम तो फिर जब वहाँ पे जा नहीं सकते, तो फिर हम बेसिकली इन चीज़ों से ही हर चीज़ को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ओके अच्छा एहसान, अभी आपने जो प्रोसेसिंग द फर्स्ट ऑर्डर विद द सप्लायर, इसके आपने कुछ स्टेप्स बताए 1 से लेकर 7 तक, तो ये हमारे एक्चुअल लॉजिकल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में हमने चीजें करनी होती हैं। जी आप कोई भी प्रोडक्ट जो ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज़ें देखनी होती है कि जी आप जो उससे अगर आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली है तो अब आपने जो सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करनी है ना बेसिकली, तो अब आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, आप देखेंगे जी एक जो प्रोडक्ट मैं अब परचेज करने जा रहा हूँ ये मेरे लिए गेटेड तो नहीं। अगर आपके लिए वो प्रोडक्ट गेटेड होगी तो फिर आपको उस प्रोडक्ट में अनगेट होना होगा, तो अनगेट होने के लिए कुछ रूल्स हैं जो अमेजोन हमें बताता है, हम उनको फॉलो नहीं करना नहीं नहीं पड़ता है। वो बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन असल ये ऑर्डर के अंदर है, ये चीजें हमने इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चलना है। यानी जी फॉर जी एग्जांपल FNSKU जो है ये लास्ट में करना है हमने, मतलब एज पर द ऑर्डर हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन से, गेटिंग का शिपिंग प्लान ऑन अमेजोन, नो और नो फिर हम नहीं मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली पॉइंट्स आगे पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ ना ये। हाँ ऑर्डर क्योंकि ना वो ऑर्डर से ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी एकदम, है ना। जी जी ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपने करना है जी, वो आपने कोई भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया, फिर आपने उसे चेक करना है कि हमारे लिए गेटेड तो नहीं है। ये बेसिकली आप सेलर सेंटर से ही चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा आप किस तरह से चेक करते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्लान आता है कि आपने सप्लायर से नेगोशिएशन करनी है कि ठीक है जी, आप जो है मैं आपसे ये प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ, आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप मुझे बताइए कि आप मुझे कितनी क्वांटिटी पे फ्री शिपिंग अलाउ करते हैं। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि होलसेल में कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल होता कि आप जो है एक बार जो है वो बल्क में इन्वेंट्री उठा लेते हैं। आप क्या करते हैं, कोई भी इन्वेंट्री जो लेते हैं अमेजोन के लिए, वो आप एज अ जो आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री होती है वो टेस्ट इन्वेंट्री होती है कि आपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है कि इस प्रोडक्ट में जो सेलेबिलिटी है या नहीं है, कि इस प्रोडक्ट में जो वो सेल हो भी सकती है, नहीं हो सकती। तो इसलिए आप सबसे पहले जो वो टेस्ट इन्वेंट्री परचेज करते हैं, वो ऑलमोस्ट आप 20 पीसेस, 30 पीसेस, 40 पीसेस आप इतने ही परचेज करते हैं। देन फिर जब आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेल होना स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस पहुंच जाती है, वो लाइव कर देता है आपकी इन्वेंट्री को, तो आपकी जो प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट होती है, आपको पता चलता है कि जी मैंने जो थे वो 30 पीसेस भेजे थे अमेजोन के पास और लेट्स सपोज वो एक वीक में सेल हो चुके हैं। फिर आप जो है वो मजीद जो है वो 15 दिन की या 15 डेज की इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं, ताकि आप कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट में सेल करते रहे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो है वो फाइनलाइज करते हैं जी सप्लायर से बात करके कि मेरी ये प्रोडक्ट मैं लेना चाह रहा हूँ, इतने में मुझे मिलेगी तो मैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि मुझे फ्री शिपिंग आप अलाउ करते हैं या फिर आप जो है वो मेरी इन्वेंट्री को अमेजोन डायरेक्ट शिप करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो सप्लायर कहता है कि ठीक है जी मैं आपकी इन्वेंट्री को डायरेक्ट अमेजोन शिप करता हूँ, तो देन देयर इज नो इशू, आप वहाँ पे इसको अमेजोन शिप करवा सकते हैं। अगर वो सप्लायर कहता है कि मैं अमेजोन शिप नहीं कर सकता, मैं आपको आपके वेयर हाउस में कर दूंगा या फिर आपके घर कर दूंगा, तो देन फिर अगर आपका वेयर हाउस है या आप अपने घर करवाना चाह रहे हैं तो आप अपने घर करवा लें या वेयर हाउस करवा लें, नहीं तो फिर आप वो प्रेप सेंटर जो होता है वहाँ पे 3PL जिसे हम कहते हैं, उसको यूज करते हुए हम उसके पास इन्वेंट्री भिजवाते हैं और वहां से फिर आपकी इन्वेंट्री जो होती है वो अमेजोन शिप होती है। और सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, मैं बात कुछ और कर गया यहाँ पे, फिर मैंने डिस्कशन ज्यादा कर दी। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपने प्रोडक्ट को फाइनल करना है, फिर आपने चेक करना प्रोडक्ट रेटेड है या नहीं, फिर आपने सप्लायर से नेगोशिएट करना है प्रोडक्ट के हवाले से कि आप जो है कितनी प्राइस में मुझे प्रोडक्ट देंगे, इसको अमेजोन शिप करेंगे या नहीं करेंगे। देन फिर वो आप जो डिसीजन होता है, ठीक है जी वो सप्लायर जो है वो शिप कर रहा है अमेजोन को, तो फिर आपको जो है वो FNSQs लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर अमेजोन वो खुद लगा देगा। जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं तो आपको बताना पड़ता है अमेजोन को कि आप जो है वो FNSQ लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। अगर आपके सप्लायर के पास सप्लायर से प्रोडक्ट आपको 3PL वाले के पास जब आ जाती है, देन फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है FNSQs का। जब आपकी प्रोडक्ट सप्लायर के पास से 3PL वाले के पास चली गई है, देन फिर आपको वो 3PL वाला वो आपको कहेगा कि आप मुझे FNSQs प्रोवाइड कर दें। आप उसको FNSQs प्रोवाइड करते हैं, वो आपके FNSQs जो है वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देता है। देन वो आपकी प्रोडक्ट को बॉक्सेस में पैक कर देता है। बॉक्सेस में पैक करने के बाद वो आपको बता देता है जी कि आपकी प्रोडक्ट के इतने बॉक्सेस बने हैं और इस बॉक्स में इतनी इतनी क्वांटिटी है, और हर बॉक्स का आपको वो वेट बता देता है। जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है, देन फिर आप शिपिंग प्लान को क्रिएट करते हैं अमेजोन पे। और जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर देते हैं तो फिर आप जो है वो बॉक्स लेबल जो हमने डिस्कस किया था, वो बॉक्स लेबल्स जो है आप वो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो आप सप्लायर को, सॉरी 3PL वाले को भिजवा देते हैं। वो आपके जो उस बॉक्स लेबल को लगा देता है आपके बॉक्सेस पे और देन आपकी इन्वेंटरी अमेजोन को शिप हो जाती है। तो इस तरह से ये स्टेप चलते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को करना, ग्रेडेड कैटेगरी को देखना, सप्लायर से प्रोडक्ट को 3PL वाले के पास मंगवा लेना, शिपिंग सॉरी FNSQ लगाना, शिपिंग प्लान क्रिएट करना और देन आपके इन्वेंटरी जो अमेजोन को शिप होती है। अच्छा, ये जब हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो अमेजोन है ये मैन्युफैक्चरिंग बारकोड को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या ये हमें किस स्टेज पे पता चलेगा? और ये हमें इसका तरीका अमेजोन से पूछना पड़ा करेगा हमें हर केस हर प्रोडक्ट के लिए, या क्या सिचुएशन होगी? नहीं, आपको सर्विस सेंटर से पता चल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। मतलब ये प्रोडक्ट हंट करते हुए ही पता चल जाता है हमें? जी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कैटलॉग पे ऑप्शन में यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप ऐड प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट का एसिन पेस्ट करना पड़ता है। जब आप यहाँ पे उसका एसिन, लेट्स सपोज के मैं आपके सामने एक एग्जांपल कर देता हूँ ताकि कुछ क्लैरिटी हो जाए आपको भी ना, क्योंकि हमने ये चीज़ें डिस्कस तो करनी है डिटेल में, लेकिन मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अब ये देखिए, मैंने इस प्रोडक्ट का एसिन यहाँ से उठाया है और मैंने यहाँ पे
इसको पेस्ट करके जब मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहे थे कि अमेजोन मुझे बताता है कि आपने इस प्रोडक्ट का इसमें उठाया था, इसका यूपीसी ये है, इसका एएन नंबर ये है, इसका सेल्स रैंक ये है, इसका इसमें जो ऑफर्स है वो 11 है, यानी ऑफर्स का मतलब कि 11 लोग जो है 11 सेलर्स जो है वो इसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आप कंडीशन बताए आपने यूज्ड में सेल करना है या न्यू में। बेसिकली हम न्यू में ही सेल करते हैं। जब आप सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेते हैं, अब ये देखिए आपको मैं बताता हूँ कि गेटेड का और अनगेटेड का कैसे पता चलता है। अब आपने यहाँ पे एसिन पेस्ट करने का जब आपने क्लिक किया सर्च पे, तो यहाँ पे जब आपको ये ऑप्शन दे रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए, आप इस प्रोडक्ट में गेटेड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा होता अप्लाई टू सेल, अप्लाई टू सेल आ रहा होगा, इसका मतलब है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, आप इस प्रोडक्ट में गेटेड है। तो इस तरह से हमें आइडिया होता है गेटेड और अनगेटेड का। मैं आपको सामने एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ जो कि मुझे पता है वो मेरे लिए गेटेड होगी। मैं आपको बस जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से आइडिया लगाते हैं गेटेड और अनगेटेड का। बेसिकली कॉन्ग जो है ये बेसिकली पेट सप्लाईज का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसकी जो अक्सर प्रोडक्ट्स है वो हमारे लिए गेटेड होगी। बेसिकली इसमें अभी हम अनगेट नहीं हुए, बेसिकली ना इस ब्रांड के लिए अभी हम अनगेट नहीं हुए। अब मैं इसका यहाँ से एसिन कॉपी करता हूँ और इस एसिन को मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। अब ये देखिएगा उसमें और इसमें आप डिफरेंस चेक कीजिएगा, ये मुझे बता रहा है सारा कुछ। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कंडीशन क्या है न्यू, तो यहाँ मुझे कह रहा है अप्लाई टू सेल। इसका मतलब है कि हम इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, हम इस प्रोडक्ट में गेटेड है। लेकिन लास्ट वाली प्रोडक्ट जो हमने पहले ऐड की थी उसमें यहाँ पे आ रहा था सेल दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हम इस प्रोडक्ट में गेटेड है या अनगेटेड है। अगर यहाँ इस प्रोडक्ट, तो मैं इजीली इस प्रोडक्ट को सेट इस प्रोडक्ट पर क्लिक करके उसको आपको कुछ अब आइडिया हो गया होगा गेटेड और अनगेटेड का। जी जी वो हो गया। वो आप बताने लगे थे उसका भी साथ में ना कि मैन्युफैक्चरिंग कोड चाहिए होगा, सॉरी एफएनएस की यू चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? वो आपको इस तरह से पता चलता है कि जब आप वहां पे जब आ रहा था ना सेल दिस प्रोडक्ट, जब आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो फिर देन आपको वहां पे आगे दो ऑप्शन शो करवाता है। वो ठीक। जब हम वो डमी डमी एक बार जब हम यार आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? तो मैं वो एक बार जी, मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है। नहीं नहीं, आपकी आवाज मुझे लास्ट टाइम जो आपने बताया वो बिल्कुल एक्चुअली मैं सुन नहीं नहीं सका। नहीं, जब पूछो क्या अभी बाकियों का लास्ट आवाज आ रही लास्ट थी? जो 1 मिनट आपने बात की ना वो नहीं समझ में आई। सामने ओके क्या कहीं प्लीज, हाँ आप रिपीट कर देंगे प्लीज जो लास्ट 1 मिनट जी, में मैंने आपने ये बोला? लास्ट में मैंने यही कहा है कि जो भी हम ये बेसिकली जो आप पूछ रहे थे ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये हम जो मैन्युफैक्चर पार्ट के साथ जाएंगे या फिर हम एफएनएस के साथ जाएंगे। मैंने कहा वो जब हम तो मैं तब आपको दिखा दूंगा कि आप किस तरह से देख सकते हैं। ठीक। तो अब हम एक ये पॉइंट था मेरे पास कि आपको मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा था कि ईमेल आउटरीच स्क्रिप्ट, कि आप किस तरह से जब किसी भी होलसेलर को कांटेक्ट करते हैं तो आप किस तरह से उसको ईमेल करेंगे, क्या आपका प्रोसीजर होगा उसको ईमेल करने का। तो बेसिकली हमारा ये ईमेल का स्क्रिप्ट है। तो हाँ, सबसे पहले जो हम ईमेल आपकी आवाज काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड आ रही है, समझ में नहीं आ रही। हमारा मैंने आपको बताया कि ईमेल जो ये आवाज सीखती है। जी, अब बताइएगा मुझे आवाज ठीक आ रही है? अब तो
जब आप बोल रहे हैं तो प्लीज चलो इससे पहले जी अब ठीक है। ओके जी, ओके। तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जी आप कोई भी ईमेल जो है वो जब आप करेंगे किसी सप्लायर सॉरी होलसेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आपने जो है वो ईमेल किस तरह से करनी है। मैंने आपको बताया कि ईमेल जो आप वो प्रोफेशनल ईमेल से ही करेंगे, ताकि जो है आपको पता चले कि कोई कंपनी जो है वो हमसे डील करना चाह रही है। तो वहाँ पे जब सब्जेक्ट में आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर अ होलसेल अकाउंट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में कि आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और आप उनके साथ अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो आपको ईमेल करना चाह रहे हैं, आप उन्हें ईमेल करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से करेंगे। सब्जेक्ट में आप मेंशन करेंगे रिक्वेस्ट फॉर अ होलसेल अकाउंट, कि मैं जो हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ होलसेल अकाउंट के लिए, काइंडली आप मुझे होलसेल अकाउंट प्रोवाइड करें। आपने बताया कि माय नेम इज, आपका जो नेम है यहाँ पे आपका वो नेम आ जाएगा फ्रॉम कंपनी, आपके वो कंपनी का नेम आ जाएगा यहाँ पे कि मैं, मेरा नेम ये है और मेरी जो कंपनी है मैं इस यहाँ से बात कर रहा हूँ। वी आर एन ई कॉमर्स रिटेलर फ्रॉम सिटी एंड स्ट्रीट। हम क्या है जी, हम ई कॉमर्स रिटेलर है या ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलर भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम दिस सिटी एंड स्ट्रीट। तो आप बता सकते हैं मैं इस सिटी या स्टेट से इस कंपनी से बात कर रहा हूँ या मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर। स्टेट में अब यहाँ पर हम कहेंगे यूके फॉर एग्जांपल, जी, आप बेसिकली जो स्टेट होती है वो यूएस में होती है, तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी कंपनी का एड्रेस लिख सकते हैं कि जी मैं इस कंपनी से कर रहा हूँ बात, मेरा नेम ये है और हमारा एड्रेस ये है। तो स्टेट पर जो सीन है वो आपका यूएस में रजिस्टर्ड आएगा। एड्रेस है वो बताएंगे। जी जी, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है। तो आपने बताया कि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू हाई क्वालिटी ब्रांड्स amazing products to carry out for the retail partner to sell products। बेसिकली आप जो है वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं एज अ रिटेलर, आपने उनसे प्रोडक्ट परचेज करनी है बल्क में एज अ होलसेलर, और फिर आपने उसको सेल करना है रिटेल में अपने कस्टमर्स को। तो मैंने आपको होलसेलर और रिटेलर का डिफरेंस भी बताया होगा कि किस तरह से होलसेलर और रिटेलर में क्या डिफरेंस है। एंड यूज आवर रिसोर्सेज टू बूस्ट योर ब्रांड अवेयरनेस, कि आपका जो ब्रांड है उसको हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम आपके ब्रांड को भी बूस्ट कर सकते हैं। We would love, आप जो है अपना होलसेल अकाउंट ओपन कर ले, प्लीज लेट मी नो व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन यू रिक्वायर फ्रॉम अस। कि बेसिकली आपको यहाँ पे मैं दो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैं उसको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए तो मुझे आप बताएं, ताकि मैं आपको वो सेंड कर दूं और फिर आप मुझे अपना होलसेल अकाउंट ओपन कर दें। थैंक यू लिख ले, यहाँ पे अपना नेम लिख ले, तो यहाँ पे आप कुछ ये आप आई विल बी हैप्पी टू सबमिट अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट रीसेट सर्टिफिकेट इफ नीडेड। Here is my company contact information, यहाँ पे अपना नेम, अपनी कंपनी का नेम, एड्रेस, फोन नंबर और सेल्स टैक्स नंबर। सेल्स टैक्स नंबर जो है वो यूएस में होता है, यूके में जो है वैट नंबर होता है। तो बेसिकली हम वैट रजिस्टर्ड नहीं होगा स्टार्ट में, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे जी फुल नेम, कंपनी नेम, एड्रेस और फोन नंबर, यहाँ पे हम लिख के तो यहाँ पे उसको ईमेल फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये जो चीज है मैं यहाँ पे ये चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जी के लिए सेल्स सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली आवाज नहीं आ रही। यूके में जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं, आवाज ये दोबारा से आवाज नहीं आ रही। इनिशियल सर्टिफिकेट वाली बात नहीं समझ में आई, जी मैं अभी ये डिस्कस मतलब करने आवाज जा रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना जो इंटरनेट है वो कोई और कनेक्ट कर लेता हूँ। अब बता दीजिएगा मुझे आवाज ठीक आ रही। जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है अभी। ओके, यहाँ पे हम रीसेल सर्टिफिकेट की बात करना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस में और यूके में जब हम काम करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ यूएस यूके की तरफ ही रहे, आप यूएस में भी अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जो है हमें रीसेल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। हमें रीसेल सर्टिफिकेट यूके में जो है हमें रीसेल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता।
लेकिन जब हम यूएस में काम करते हैं तो हमें वहाँ पे रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ यूएस में चाहिए होता है, यूके में हमें रीसेल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। तो यूएस में जब भी आप काम करेंगे वहाँ पे आप अपना कोई भी सप्लायर है साथ, वो आपसे रिक्वायर करेगा कि आप हमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करें। आपने अपनी कंपनी करवाई है, आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो बेसिकली रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो यूके में नहीं चाहिए होता, वो आपको यूएस में चाहिए होता है। इसलिए आप जब भी अगर यूएस में काम करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप रीसेल सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड करते हैं किसी भी सप्लायर को, ताकि वो आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सके। कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो आपको रीसेल सर्टिफिकेट अगर आप उन्हें प्रोवाइड नहीं करते तो वो आपके साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आप रीसेल करना चाह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, तो आप हमें रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करें। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रीसेल सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ तो जस्ट अ मोमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ST10 फॉर्म बेसिकली यूएस में बहुत सी स्टेट्स होती है, तो हर स्टेट का जो है वो रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ST10 फॉर्म लिखा है, बेसिकली वर्जीनिया का रीसेल सर्टिफिकेट हमें दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ। ओके, ये देखिए जी आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया। बेसिकली इसको हम रीसेल सर्टिफिकेट कहते हैं। ये बेसिकली आपको यूके में नहीं चाहिए, यूएस में जब आपने काम करना है तो आपको रीसेल सर्टिफिकेट जरूर चाहिए होता है। कोई भी सप्लायर या कोई भी अच्छा ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो आपसे डिमांड करता है कि जी आप हमें अपना रीसेल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करें। और ये जो रीसेल सर्टिफिकेट मैंने ओपन किया ये बेसिकली वर्जीनिया के लिए है। यूएस में हर स्टेट के लिए रीसेल सर्टिफिकेट भी अलग अलग होता है। ये जैसे कि ये वर्जीनिया का है, उसके अलावा टेक्सास हो गया या फ्लोरिडा हो गया, वोमिंग हो गया, हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। रीसेल सर्टिफिकेट बेसिकली आप करते क्या है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे नेम प्रोवाइड करते हैं, नेम ऑफ सप्लायर, कि जिस सप्लायर को आप रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यहाँ पे उस सप्लायर का नेम लिखते हैं, यहाँ पे आप डेट मेंशन करते हैं जिस दिन आपने उसको रीसेल सर्टिफिकेट देना हो, और यहाँ पे जो है आप अपना उस सप्लायर का एड्रेस मेंशन करते हैं। बेसिकली उसका नंबर, स्ट्रीट नंबर हो गया, और उसके अलावा उसका सिटी, पोस्ट कोड, स्टेट और जिप कोड, आप ये हर चीज मेंशन करते हैं। और यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए, यहाँ पे लिखा होगा कि जी फॉर रीसेल ओनली, मैं आपके जो भी प्रोडक्ट्स आपसे सप्लायर को बताना चाह रही हूँ, सोर्स कर रहा हूँ, आपसे परचेज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं रीसेल के लिए यूज करूंगा। और यहाँ पे नीचे आके आप यहाँ पे अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अपन अपने कंपनी का आप नेम लिखेंगे, नेम ऑफ डीलर, कि आपकी जो कंपनी का नेम क्या है। और फिर जब आप यहाँ पे नंबर में, बेसिकली ये जो वर्जीनिया अकाउंट नंबर है, आप जिस स्टेट में भी वर्किंग करना चाहेंगे उस स्टेट का आपको टैक्स सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आज पता नहीं इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है मेरे पास, तो मैं बार बार से आज मैं कहना इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, तो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अब आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। जी अब मुझे बता ठीक दें है। हम कहाँ तक पहुंचे थे अभी? हमने ये डिस्कस कर लिया वर्जीनिया अकाउंट नंबर को। यही हम डिस्कस कर रहे थे। ओके ओके, ये वर्जीनिया अकाउंट नंबर जो है वो आप जिस भी स्टेट में रीसेल सर्टिफिकेट बनवाएंगे वहां पे आपको कोई भी स्टेट जो यूएस के
फिर आवाज नहीं आ रही। एहसान भाई दोबारा आवाज नहीं आ रही। एहसान भाई बेसिकली हमें आसिफ आपके बेग साहब आप होस्ट। जी अभी जी आवाज आना शुरू हुई। आतिफ भाई आप होस्ट, मैं कहा मुझे होस्ट बना दे। हेलो, मुझे आवाज आ रही है? जी जी आप आवाज आ एक मैं समझना चाहूंगी कैसे ये आवाज आ रही है। आतिफ भाई होस्ट बना दें आप एहसान को। जब आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करते हैं तो वहां पे आप मुझे होस्ट बना सकते हैं वहां से। ओके, थैंक यू। तो हम ये रीसेल सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आप यूएस में अगर काम करना चाहते हैं तो किसी भी स्टेट में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स रजिस्टर्ड होना पड़ता है, यानी कि आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और देन फिर आप जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट को यूज करते हुए रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं किसी भी अपने सप्लायर को। तो मैं आपको ये यहाँ पे सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, अगर आप यूएस में करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी सप्लायर को प्रोवाइड करते हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली ये रीसेल सर्टिफिकेट था। हर स्टेट का अलग होता है। आप यहाँ से गूगल पे जाके किसी भी स्टेट में आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप उस स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो इजीली फिल कर सकते हैं और वो सप्लायर को भेज सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये रीसेल सर्टिफिकेट की बात लिखी हुई है कि अगर कोई सप्लायर है वो आपको होलसेल अकाउंट देना चाहता है और वो कहता है कि आप रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा उन्हें, देन वो आपको अलाउ करेंगे कि वो आपको होलसेल अकाउंट दे दे। और उसके अलावा जी आज हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी उसको, हमारा जो अमेजोन का सेलर सेंटर है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और बाकी जो डिस्कशन है डेप्थ डिस्कशन कि मीटू किस तरह करते हैं और उसके अलावा हम शिपिंग कैसे क्रिएट करते हैं, FNSQs कैसे जनरेट करते हैं, वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली जब आप सेलर सेंटर पे लॉगिन होते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड शो होता है। इस डैशबोर्ड पे कुछ मेंशन है एहसान जो भाई भी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है। सेलर जी जी सेंट्रल के ऊपर अकाउंट बनाना मतलब सिंपली वो बनाना आप अलग सेशन होगा उसके ऊपर, या वो हम खुद ही बना ले सिंपल है? जी, वो आप बेसिकली जो सेलर सेंटर का अकाउंट होगा या कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी वो आप फैसल भाई का आपको बताएंगे, तो आप उनसे डिस्कस करके तो फिर कीजिएगा जो भी आप करना है ना, ताकि कोई ठीक है, मिस्टेक ना हो आपसे। चल ठीक है, जी, ठीक है, ठीक। जब आप सेलर सेंटर पे आते हैं तो बेसिकली आपका ये जो उसका डैशबोर्ड है वो आपके सामने इस टाइम। सेलर सेंटर शुरू से कैसे इसमें लॉगिन कैसे? इसमें इसमें लॉगिन का आप मुझे कह रहे हैं जी, आप जब जाते हैं यहाँ पे अमेजोन सेलर सेंटर आप जब लिखते हैं तो आप इस सेलर सेंटर आप यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं वेबसाइट को। तो जस्ट आपने बस आपने जिस तरह से लॉगिन किया होता है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेते जो आपकी मार्केट प्लेसेस होती है, तो उस तरह से आप लॉगिन हो जाते हैं इसमें।
आप अपने ईमेल प्रोवाइड करते हैं, जब आप क्रिएट करते हैं ना अकाउंट, तो आप ईमेल प्रोवाइड करते हैं और अपना जो है वो पासवर्ड रख लेते हैं, तो आप लॉगिन हो जाते हैं उससे, तो इजीली आप वहां से लॉगिन हो सकते हैं। तो बेसिकली मैं लेकिन ये पहले, अकाउंट बनाने के बाद होगा ऐसे? जी जी बिल्कुल, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, क्योंकि मेरे पास तो अभी अकाउंट क्रिएट है, तो इसलिए मैं तो फिलहाल लॉगिन हूँ अकाउंट में। तो यहाँ पे जी मार्केट प्लेसेस का वो आपको शो करवाता है कि जी आप जो है जी इन इन मार्केट प्लेसेस में सेल कर सकते हैं। यूरोप में आपको शो करवा रहा है कि यूरोप में यूके होता है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, या जो ये मार्केट प्लेसेस बता रहा है कि आप इन मार्केट प्लेसेस में सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन यूके में हम सिर्फ कर रहे हैं, यूरोप में हम जो यूके में ही सेल कर रहे हैं, तो मेरी अभी जो मार्केट प्लेस है वो यूके की ही है बस। और बेसिकली यहाँ पे जो आपको ऑर्डर्स के टाइम में शो करवा रहा है, बेसिकली ये आपको बताता है कि जितने भी आपको ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स वाले टैब में शो करवा देता है कि जी आपको आज इतने ऑर्डर्स आए हैं और ये आपका प्रोसेसिंग रहा है। अब ये मुझे बता रहा है कि जब मैंने ऑर्डर्स पे क्लिक किया तो मुझे बता रहा है कि आपकी इस मार्केट प्लेस, यानी कि वो यूके के मार्केट प्लेस के बता रहा है कि यूके के मार्केट प्लेस के आपके इस टाइम 3 FBA पेंडिंग। FBA का मतलब कि मैंने, क्योंकि मैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहा हूँ, मैं इसके FBA कर रहा हूँ, तो मुझे बता रहा है कि FBA पेंडिंग में जो है वो आपके 6 ऑर्डर्स पड़े हैं। इसका कोई इशू नहीं है, ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इससे मुझे कोई लिंक नहीं है। अमेजोन ने खुद ही जो है मेरे ऑर्डर्स को पिक, पैक और शिप करना होता है, क्योंकि मैं अमेजोन को फी पे कर रहा होता हूँ, तो इसलिए जो मेरे ऑर्डर्स है वो अमेजोन खुद ही पिक, पैक और शिप कर रहा होता है। यहाँ पे टुडेज सेल्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि आपकी इस दिन की कितनी सेल्स है। लेट्स सपोज कि मेरे ये अकाउंट पे अभी जो मेरी आज की सेल्स है वो मुझे शो करवा रहा है कि मेरी आज की जो सेल्स है वो अभी इतनी सेल्स शो हो रही है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो ये आपको बता देता है कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज की भी सेल्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं। जब आप क्लिक कर लेते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपकी जो है जी वो लास्ट 30 डेज की आपकी यूके की ये सेल थी, वो आपको इतने यूनिट्स आपने सेल किए हैं। तो इस तरह से आप 30 डेज, 15 डेज और 7 डेज की सेल्स को इजीली जो है वो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी और का इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम सिर्फ यूके में ही सेल कर रहे हैं, तो इसलिए वो यूके का ही बता रहे हैं हमें। और उसके अलावा यहाँ पे आपको एक टैब शो करवाया बायर मैसेजेस की। जो भी बायर है वो, जो आपका कस्टमर है जिसने आपसे ऑर्डर को प्लेस, आपसे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज की है, तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है। अमेजोन जो उस सेलर को ये फीचर अलाउ करता है कि वो डायरेक्ट आपको मैसेज भी कर सकता है। तो वो जो मैसेज आपको करेगा वो इस टैब में आपको शो हो जाएगा। कोई भी मैसेज जो आपको आता है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मेरे पास अभी फिलहाल कोई मैसेज नहीं है, तो इसलिए मेरे यहाँ पे 0 शो हो रहा है कि मेरे पास अभी किसी भी बायर का कोई ऐसा मैसेज अवेलेबल नहीं है जिसको मैंने रिस्पॉन्स ना किया हो। जब तक आप मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक वो मैसेज यहाँ पे शो होता रहेगा। वो आपको सेलर सेंटर बताता रहेगा कि आपके जो बायर का एक मैसेज है जो आपने अभी तक उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो यहाँ पे शो होता रहेगा। आपने कोई भी मैसेज जो आपके बायर का आपको आता है, आपने उसको रिस्पॉन्स करना होता है 24 आवर्स में। सेलर सेंटर आपको ये अमेजोन कहता है कि आपने किसी भी कस्टमर को जो मैसेज का रिस्पॉन्स है वो 24 आवर्स में करना होता है, ताकि वो आपकी परफॉर्मेंस को भी चेक कर रहा होता है इस तरह से कि आप कस्टमर के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बेसिकली बाय बॉक्स विंस में जब हम आते हैं तो मुझे बताता है जी कि मैंने जो है वो 11% बाय बॉक्स विन किया है। वो मुझे बता रहा है कि लास्ट 2 डेज में मैंने जो है 11% बाय बॉक्स को विन किया है, यानी कि मैंने 11% जो है वो किसी, जितनी मेरे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उन प्रोडक्ट्स में मैं 11% जो है बाय बॉक्स विन कर सका हूँ। और मुझे यहाँ पे जो टोटल बैलेंस में बता रहा है जी कि आपका जो टोटल बैलेंस अभी अमेजोन के पास अवेलेबल है वो मेरा ये बैलेंस अवेलेबल है, जो कि अभी मुझे उसने विड्रॉ नहीं किया, जो उनके पास अमेजोन के पास मेरा बैलेंस जो अवेलेबल है, जो कि मुझे विड्रॉ हो जाएगा विद इन द 15 डेज। और ये बेसिकली आता है जी आईपीआई जहाँ पे 617 लिखा। आईपीआई होता है, आईपीआई होता है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि आपकी जो इन्वेंट्री आपने अमेजोन को भिजवाई है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। बेसिकली जो आईपीआई स्कोर होता है ये होता है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से ना, ये देखिए जी, यहाँ पे आपका आईपीआई का मतलब होता है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपकी ये बताता है कि जी आपकी जो इन्वेंट्री है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। आपका जो आईपीआई स्कोर है वो जो है जी वो यहाँ से, जहाँ पे रेड कलर आ रहा है यहाँ से, अगर आपका आईपीआई स्कोर यहाँ पे फॉल कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी जो आईपीआई स्कोर है वो बैड स्कोर है, आपकी इन्वेंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आप इन्वेंट्रीज में आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं या फिर आपकी इन्वेंट्रीज जो है वो एक्सेस पड़ी हुई है।
तो जितना ज़्यादा ये कम होता जाएगा, 0 से लेके 1000 तक होता है, तो आपका ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है, मुझे ये बता रहा है कि मेरी इन्वेंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मेरा जो इन्वेंट्री का स्कोर है वो इसके राउंड अबाउट रहेगा, तो मुझे पता चलता है कि मेरा जो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस है वो मेरी अच्छी है। अगर मेरा स्कोर रेड में चला जाएगा तो इसका ये मतलब होगा मेरा जो इन्वेंट्री है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या फिर मेरी जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन के पास पड़ी हुई है, वो सेल नहीं हो रही। तो जितना अच्छा आपका स्कोर है, जितना करीब जाएगा 1000 के, उतना ही अच्छा है आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो जितना ये इस 0 के पास जाता जाएगा या कम होता जाएगा, उतना ही आपका जो इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो इतना ही खराब है। तो इस तरह से यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके अलावा ये जो हमें बताता है यहाँ पे, ये कुछ कैटलॉग दिखा रहा है, इन्वेंट्री टैब दिखा रहा है, प्राइस जो है हम नहीं करते होलसेल में, बेसिकली एडवर्टाइजिंग हम करते हैं जी पीएल में। एडवर्टाइजिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं जी पीएल में, क्योंकि होलसेल में हम जिस प्रोडक्ट के साथ मीट कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी रैंक्ड लिस्टिंग होती है, वो ऐसी लिस्टिंग्स होती है जो कि पहले से ही रैंक हुई लिस्टिंग होती है। तो हम उन लिस्टिंग पे एडवर्टाइजिंग नहीं करते, हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते, हम कोई ऐसा अपना पैसा वेस्ट नहीं करते कि हम उन लिस्टिंग को रैंक करना शुरू करते, क्योंकि होलसेल में हम उन लिस्टिंग के साथ ही मीट कर रहे होते हैं जो कि अच्छा सेल हो रही होती है, जो कि ऑलरेडी रैंक्ड होती है। लेकिन पीएल में क्योंकि हम अपना ब्रांड बताने जा रहे होते हैं, तो हमने अपनी नई लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है अमेजोन पे, तो फिर हम उन पे जो है वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, ताकि हमारी जो वो लिस्टिंग है वो सेलर्स तक इजीली रीचेबल हो और हमें उससे ऑर्डर आ सके। यहाँ पे ग्रोथ है, स्टोर है, रिपोर्ट्स की टैब है, परफॉर्मेंस की आती है। तो बेसिकली हम इन टैब्स को डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे काम की होगी हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। तो आज था मैंने आपको सर्विस सेंटर का ओवरव्यू एक दिखा दिया है, आपको डैशबोर्ड दिखा दिया है, यहाँ से आपको ये बता दिया है, और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। और आज का जो लेक्चर था वो कुछ ये हमने पॉइंट से डिस्कस किया है। यहाँ पे ये हमने जो है वो लेबल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने जो है वो आउटस्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि हम ईमेल किसी भी सप्लायर को करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो इस सारे डिस्कशन में, आज के डिस्कशन में कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी नहीं जी, सबके कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्लोज कर सकते हैं आप। हेलो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको क्लियर है सब? जी जी जी, जी क्लियर। जी इंशाल्लाह आप अगर हंटिंग करते हैं या सोर्सिंग करते हैं तो आप मुझे बताइएगा, कोई आपको इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि आप वो एक आप गूगल शीट क्रिएट करके मेरे साथ शेयर कर ले अगर आप करना चाहते हैं, ताकि उसमें जो प्रोडक्ट्स आप ऐड करें मैं वो देख भी लूँगा, कोई मसला उन प्रोडक्ट्स में होगा तो हम साथ साथ जो है वो लाइव एक बार क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। आप जब स्टार्ट करें हंटिंग तो काइंडली आप जरूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको भी साथ साथ क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। चलो ठीक। तो इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन दोबारा से ज्वाइन करते हैं क्लास को, और कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम सारे सेंटर की तरफ मूव करते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।